हेलो बच्चों। तो एनसीईआरटी के सीरीज में एक और वीडियो मैं लेकर के आया हूं तुम्हारे लिए। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 11 को। पूरा फुल चैप्टर होने वाला है, शुरू से लास्ट तक देखो। और सारी बातें जो कि इस चैप्टर में पढ़ाई गई हैं उन सब को हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं, और उससे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उनको भी मैं बताने वाला हूं। तो जैसा तुम जानते हो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो हमारा चैप्टर क्या है? मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो चैप्टर के नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर मानव नेत्र के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। और साथ ही साथ इसमें और भी बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, उसको भी हम लोगों को पढ़ते चलना है। तो चलो हम लोग देखते हैं क्या क्या बातें यहाँ पर लिखी गई है। तो तुम जानते ही हो कि हम अपने आंखों के द्वारा इस खूबसूरत दुनिया को देख सकते हैं। और इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उनको हम लोग कैसे देख पाते हैं? बिल्कुल प्रकाश के माध्यम से, यानी प्रकाश भी होना चाहिए। और प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो वहां से वह जब प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक आता है तब हम उस चीजों को देख पाते हैं। ये सब बातें हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ ली हैं। यानी कि पिछले अध्याय में हम लोगों ने लेंस के बारे में पढ़ा है, और साथ ही साथ प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ा है, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ा है। यदि तुमने नहीं पढ़ा तो उस वीडियो को देख लो, सारी बातें मैंने बता दी हैं। अब देखते हैं, आप लेंसों द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों की प्रकृति, स्थिति तथा उनके आपेक्षिक साइज के बारे में भी अध्ययन कर चुके हैं। देखो, ये बात यहाँ पर क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि पिछले चैप्टर में लेंस के द्वारा किस तरीके से इमेज बनता है, किस तरीके से प्रतिबिंब बनता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। यदि ये पता नहीं है भाई तो आई चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल तो जरूर लगेगा। इसलिए पहले जाके लेंस के बारे में बढ़िया से एकदम पढ़ लो, उसके बाद यहाँ पर इस चैप्टर की शुरुआत करो। यह ज्ञान मानव नेत्र के अध्ययन में हमारी किस प्रकार सहायता कर सकता है? मानव नेत्र प्रकाश का उपयोग करता है तथा हमारे चारों ओर के वस्तुओं को देखने के लिए हमें समर्थ बनाता है। मैंने यही बात बताया कि हम लोग ये चारों ओर दुनिया देख पाते हैं, उसके लिए दो चीजें हम लोगों को जरूरी है। एक तो हमारी आंखें और दूसरा प्रकाश। इन दोनों के माध्यम से ही हम पूरी दुनिया को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो बहुत सारा चीज यहाँ पर पढ़ना है, हम लोग उसको धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो पिछले अध्याय में हमने प्रकाश तथा इसके कुछ गुणों के बारे में अध्ययन किया है था। इस अध्याय में हम इन धारणाओं के का प्रकृति में कुछ प्रकाशीय परिघटनाओं के अध्ययन में उपयोग करेंगे। हम इंद्रधनुष बनने, श्वेत प्रकाश के वर्णों के परिक्षेपित विभक्त होकर तथा आकाश के नीले रंग के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है वो हम लोग धीरे धीरे देखते जाएंगे। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी चर्चा कर दी गई है। क्या कर दिया गया है कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है, इंद्रधनुष कैसे बनता है, जो आकाश है वह नीला क्यों दिखाई देता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य होता है वह लाल क्यों दिखाई देता है। बहुत सारी चीजों को हम लोग को पढ़ना है, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे मानव नेत्र से, और इसको भी हम लोग उसी तरीके से पढ़ेंगे। एनसीईआरटी से पढ़ना है ना, तो एनसीईआरटी में ही देखेंगे कि क्या क्या बातें बताई गई हैं। तो सबसे पहले मानव नेत्र के स्ट्रक्चर को यहाँ देख सकते हो। मानव नेत्र के चित्र को यहाँ पर दिखाया गया है। अब सबसे पहला जो प्रश्न आता है वह यह है कि मानव नेत्र में जो जो पार्ट्स हैं उसको क्या कर लेना है? एकदम याद कर लेना है। तो देखोगे यहाँ मानव नेत्र में सबसे बाहरी एक संरचना इस तरीके से होगा। ये देखो, ये संरचना है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वच्छ मंडल बोलते हैं। ये जो सबसे बाहरी संरचना दिख रही है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, यही क्या है? तुम्हारा स्वच्छ मंडल है। और इसी को इंग्लिश में कॉर्निया के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो पहला लेयर है वह क्या होता है? वह पारदर्शी होता है। तो इसको हम लोग पहला परत के नाम से जानेंगे। इसके बाद जो दूसरा चीज है वह है हमारा पुतली और परितारिका। पुतली और परितारिका, ये देखो बीच में ये पुतली है और अगल बगल क्या है? परितारिका है। ये दूसरा भाग हो गया। तो तुमने देखा होगा इस तरीके से किसी का आंख देखोगे तो ये आंख में इस प्रकार से तुमको देखने को मिलेगा, और बीच में एकदम काला काला तुमको देखने को मिलेगा। तुम अपने आंखों को भी देख सकते हो।
तो बीच में एकदम काला काला दिखेगा और बगल बगल ब्राउन कलर का या किसी किसी का हल्का हरे रंग का इस तरीके से दिखता है। तो यही होता है, बीच वाला जो भाग होता है उसी को कहते हैं पुतली, और जो चारों ओर रंगीन भाग होता है उसी को क्या कहते हैं, परितारिका। तो ये तीन भाग हो गया। इसके बाद देखोगे यहाँ पर हमारा लेंस है, ये है क्रिस्टलीय लेंस जो कि उत्तल लेंस के जैसा है, और इसको चलाने के लिए यहाँ पर रेगुलेट करने के लिए क्या है, पक्षमाभी पेशियां हैं। तो कितने नाम हो गए, 1 2 3 4 5 नाम हो गए। इसके बाद देखो ये वाला जो भाग है जहां पर हमारा जो आंख के द्वारा या बोलेंगे लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है किसी भी वस्तु का जिसको हम लोग देखते हैं, वो कहाँ बनता है, दृष्टि पटल यानी कि रेटिना पे बनता है। तो जब यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा तो वो हमारे दिमाग तक कैसे जाएगा, ब्रेन तक कैसे जाएगा, तो ये देख सकते हो यहाँ दृक् तंत्रिका के द्वारा जाएगा, ऑप्टिक नर्व के द्वारा हमारे दिमाग तक वो इंफॉर्मेशन जाता है कि हम लोग क्या देख रहे हैं। तो वीडियो यदि स्लो लग रहा है तो थोड़ा सा फास्ट करके देखो, 1.25x पर इसको देखो या 1.5x पर देखो। तुम्हें ये वीडियो फास्ट करके ही देखना चाहिए, टाइम बहुत बचेगा और फटाफट तुम्हारा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो इतनी बातें तो हम लोगों ने देख ली, आंख के बारे में संरचना को देख लिया। अब देखते हैं कि क्या क्या बातें इसके बारे में लिखी गई हैं। तो ये देखो क्या क्या लिखा गया है। तो मानव नेत्र क्या है, अत्यंत मूल्यवान है बिल्कुल, और सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। हमारा एक क्या है, एक ज्ञानेंद्रिय है जिसके द्वारा हम चीजों को देख पाते हैं। अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। आंखें बंद करके हम वस्तुओं को उनकी गंध, स्वाद, उनके द्वारा उत्पन्न ध्वनि या उसके स्पर्श करके कुछ सीमा तक पहचान सकते हैं। तो भाई ये सब सिंपल सिंपल बातें लिखी गई हैं, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग लगाना है आंख के स्ट्रक्चर पर कि क्या आंख के स्ट्रक्चर में क्या क्या बातें बताई गई हैं। ठीक है, तो यहां देखो आंख बंद करके, यार ये वही वाला बात है। यहां से देखो, यहां से तुम्हें बात बताई गई। देखो बहुत सारी बातें इधर उधर की बातें की जाती है, हम लोग क्या मतलब है यार, जिससे क्वेश्चन आना है वो पढ़ाओ ना। यहाँ मानव नेत्र एक कैमरे की भांति है, यहां से बात एकदम क्लियर है कि मानव नेत्र क्या है, एक कैमरे की भांति कार्य करता है। इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं पर प्रतिबिंब बनाता है। तो लेंस जो है, जो यहाँ लेंस लगा हुआ है अभी मैंने दिखाया, उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, क्वेश्चन पूछेगा। तो इसका आंसर है रेटिना पे बनता है या दृष्टि पटल पर बनता है, जिसके द्वारा जो प्रतिबिंब बना उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के रूप में दृष्टि पटल जो है, दृष्टि पटल पर बन रहा है, दृक् तंत्रिका है वो उसको क्या कर ले रहा है, ब्रेन में ले जा रहा है, और हम चीजों को समझ पा रहे हैं, मतलब सामने क्या चीज है उसको देख पा रहे हैं। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कॉर्निया या स्वच्छमंडल कहते हैं। तो बताया ना मैंने, सबसे बाहरी जो आवरण है वह कैसा आवरण है, पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, जिससे होकर प्रकाश अंदर की ओर जाएगा और उसका नाम क्या होगा, कॉर्निया, या फिर उसको स्वच्छमंडल कहेंगे। पहला नाम समझ गए, काम भी समझ गए, किससे होके प्रकाश अंदर की ओर जाएगा। चित्र में जैसे दिखाया गया है, यह झिल्ली नेत्र गोलक के अग्र पृष्ठ पर एक पारदर्शी उभार बनाती है, पारदर्शी उभार बनाता है। ठीक है, आगे देखो, नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है। अब जो नेत्र गोलक मैंने दिखाया वो लगभग क्या है, गोलाकार है, और इसका व्यास लगभग कितना है, 2.3 सेंटीमीटर होता है। हर एक बात को याद कर लो क्वेश्चन आंसर के रूप में। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर हो जाता है। तो सबसे बाहरी ट्रांसपेरेंट लेयर कौन है, कॉर्निया है, उसी पे सारा प्रकाश पड़ता है और उसका क्या होता है, अपवर्तन हो जाता है। अपवर्तन तो पढ़ा है ना, बोला ना कि पहले वाले चैप्टर को पढ़ लो, 10वीं चैप्टर को पढ़ लो, उसके बाद 11वें चैप्टर को पढ़ना, तब समझ में आएगा।
तो वहां प्रकाश का क्या हो जा रहा है, अपवर्तन। क्रिस्टलीय लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ने वाले हैं कि जो लेंस होता है, वस्तु चाहे कहीं भी रखा हो, तुम देखो यहां पर खड़े हो, वस्तु बहुत दूर रखा है या पास में रखा है या यहां पर रखा है, मेरा आंख जो है उसका जो लेंस है वह क्या हो रहा है, वह पतला या मोटा हो रहा है, ताकि उसका जो प्रतिबिंब है हमेशा कहां पर बन सके, रेटिना पर बन सके। यह सुनिश्चित करता है कौन, लेंस। और लेंस को कौन रेगुलेट करता है, तो पक्षमाभी पेशियां, उसको आगे हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब देखो, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, कॉर्निया के जस्ट पीछे क्या संरचना होती है, जिसे परितारिका कहते हैं। याद रखना है कि कॉर्निया के पीछे क्या होगा, परितारिका। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है, अभी बताया था ना कि यही क्या है, यही है परितारिका। और ये जो है वह क्या है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पुतली। और ये तुम्हारा इस तरीके से क्या हो गया, नेत्र हो गया। देखा तुमने, अब तुम्हें बिल्कुल समझ में आ गया होगा परितारिका किसे कहते हैं, उसी को आइरिस भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं, ठीक है। और जो पुतली है उसको प्यूपिल बोलते हैं। ये सब बात भी याद रख सकते हो। परितारिका क्या होता है, तो जो परितारिका है वह गहरा पेशीय डायफ्राम है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और तुम्हें ये बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि ये जो परितारिका है, ये जो देखो ये बाहर वाला है, यही क्या करेगा, ये पुतली के साइज को क्या करेगा, नियंत्रित करेगा। ये फैलेगा तो पुतली का साइज बड़ा हो जाएगा, और ये सिकुड़ेगा तो पुतली का साइज क्या होगा, छोटा। तो अब समझने का बात यह है कि पुतली का साइज बड़ा या छोटा क्यों होता है। तो पुतली के अंदर ही प्रकाश प्रवेश करेगा, इसके अंदर क्या प्रवेश करेगा, प्रकाश पुतली से होता हुआ अंदर जाएगा। तो जब बाहर प्रकाश क्या होता है, कम है, मान लो कि अंधेरा रूम है, हल्का अंधेरा रूम है, प्रकाश कम है, तो उस समय ये पुतली क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ताकि ज्यादा प्रकाश आंख के अंदर प्रवेश कर सके। और एकदम बहुत चकाचौंध लाइट है तो पुतली क्या हो जाएगा, छोटा सा हो जाएगा। पुतली क्या हो जाएगा, छोटा सा हो जाएगा, ताकि बहुत ज्यादा प्रकाश आंख में प्रवेश ना कर सके। तो इस पुतली को बड़ा या छोटा कौन करता है, तो यही परितारिका करता है। बिल्कुल समझ में आ गया, एकदम सब बात क्लियर होते जा रहा है तुम्हारा, और सब समझ में भी आ रहा होगा। तो यहां से एक क्वेश्चन बन जाएगा, परितारिका किसको नियंत्रित करता है, पुतली को नियंत्रित करता है। समझ गए। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो नेत्र में कितना प्रकाश जाएगा वह कौन नियंत्रित करेगा, तो पुतली नियंत्रित करेगा। अब देखो, अभी नेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। यानी कि अब बात करें हम लोग लेंस की, तो जो लेंस के द्वारा जो इमेज बन रहा है, ये देखो यही है लेंस हमारा। तो लेंस के द्वारा जो इमेज बन रहा है यहां पर बन रहा है। तो मान लो कि यहां पर इस तरीके से पेड़ है, तो ये इस प्रकार से इसका इमेज बनाएगा यहाँ पर। तो पेड़ का इमेज यहाँ ऐसा बनेगा, उल्टा। कैसा बनेगा बच्चा लोग, उल्टा बनेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ये कहाँ बन रहा है, रेटिना पर। कैसा बन रहा है, उल्टा। और कैसा बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। तो तुम बोलोगे कि ये उल्टा तो बन रहा है, तो मुझे तो सीधा दिख रहा है, मैंने ये ऐसे पढ़ा है, पकड़ा है, और ये ऐसे बन रहा है, फिर भी मुझे ऐसे दिख रहा है, ये क्या बात हो गया सर। तो बात ये है कि यहाँ पर तो इमेज उल्टा ही बनता है, लेकिन इस इमेज को ये जो दृक तंत्रिका ब्रेन तक ले जा रहा है, वहां पर फिर इसको क्या किया जाता है, सीधा बना दिया जाता है। ठीक है, ये सब बात तुमको याद रखना होगा। अब देख लो, अब रेटिना के बारे में बात आ गया, जहां पर इमेज बन रहा है। तो जो रेटिना है,
एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होता है जिसमें वृहत संख्या में, बहुत ज्यादा संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं, यानी कि वो उसको लाइट को डिटेक्ट कर लेता है। प्रदीप्ति होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं तथा विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं, विद्युत आवेग उत्पन्न करती हैं, और ये सिग्नल दृक् तंत्रिका में पहुंचेगा और वहां से कहाँ चला जाएगा? ब्रेन में चला जाएगा, मस्तिष्क में चला जाएगा, और मस्तिष्क इन सिग्नलों को व्याख्या करेगा और अंत में इस सूचना के आधार पर हम लोग जान जाएंगे कि सामने क्या चीज है और उसको हम लोग देख पाएंगे। देखा तुमने क्या प्रक्रिया है? यही सब बातें यहाँ पर बताई गई हैं। अब देखो इस येलो बॉक्स में क्या है, तो मैं पहले ही बता दूं, ये येलो बॉक्स में जो भी बातें लिखी गई हैं वो हम लोगों ने समझ लिया है, पढ़ लिया है। तो यहाँ देखो, अब दृष्टि तंत्र के किसी भी भाग के क्षतिग्रस्त होने अथवा कुसंक्रियाओं से दृष्टि प्रकारों के सामर्थ्य क्षति हो सकती है, यानी कि आंख में बहुत सारी खराबियां आ सकती हैं, वही सब बात बताया है। यानी कि आंख में अलग अलग पार्ट्स हो गए ना, उस पार्ट्स में कुछ प्रॉब्लम आएगा तो वो फिर हम लोग को प्रॉब्लम होगा। उदाहरण के लिए प्रकाश संचरण में सम्मिलित कोई भी संरचना, जैसे कि कॉर्निया, ठीक है, कॉर्निया के बारे में आगे पढ़ेंगे। कॉर्नियल ब्लाइंडनेस होता है एक। पुतली, अभिनेत्र लेंस, नेत्रोद का छाप द्रव अथवा रेटिना जैसी संरचनाएं जो प्रकाश को विद्युत सिग्नल में प्रवेश करने के लिए उत्तरदायी होती हैं, परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी होती हैं, या दृक् तंत्रिका जो इन सिग्नलों को मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं, भी क्षतिग्रस्त होने पर चाक्षुष विकृति उत्पन्न हो जाती है। यानी कि भाई इतने सारे पार्ट्स हैं, इसमें कोई भी पार्ट गड़बड़ होगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। हम लोगों को या तो साफ साफ नहीं दिखेगा, या तो दिखेगा ही नहीं, या तो वो व्यक्ति क्या हो सकता है? अंधा भी हो सकता है। आपने अनुभव किया होगा कि जब आप तीव्र प्रकाश से किसी मंद प्रकाश कमरे में प्रवेश करते हैं, मतलब बहुत तेज रोशनी है, इससे होते हुए हम लोग ऐसे रूम में जाएंगे जहां पर अंधेरा होगा हल्का, तो उस समय क्या होगा? उस समय हम लोगों को धुंधला धुंधला दिखता है। तो उसी समय क्या होता है, जो हमारा पुतली है ना वो बड़ा हो जाएगा। और पुतली बड़ा कैसे होगा? परितारिका के कारण, जिससे कि ज्यादा प्रकाश उसमें प्रवेश कर सके और फिर हम लोग उस अंधेरे कमरे में देख सके। तो आरंभ में कुछ देर तक जब उस अंधेरे कमरे में जाओगे तो तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। ये तुमने अनुभव किया होगा कि वस्तुओं को हम वहां पर नहीं देख पाते हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात वहां पर जहां पर प्रकाश कम है वस्तुओं को हम देख पाते हैं। कुछ समय बाद इसे देखोगे चकर 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 चकर, तो कुछ देर बाद तुमको दिखना शुरू हो जाएगा। ये भी होता है। आंख की पुतली परिवर्ती द्वारा की भांति कार्य करता है। तो आंख का पुतला, जैसे मैंने बताया, एक द्वारा की भांति कार्य करेगा। जब इसका साइज बड़ा हो जाएगा, किसकी सहायता से? परितारिका की सहायता से, तो यह क्या होगा? ज्यादा प्रकाश इसमें प्रवेश कर पाएगा, ठीक है। यही सब बात लिखा हुआ है। अब जब हम लोग बहुत प्रकाश वाले जगह जाएंगे तो लाइट का क्या जरूरी है? कम जरूरी है। और उस समय क्या होगा? उस समय पुतली छोटा हो जाएगा और आंख में उतना रोशनी नहीं पहुंचेगा, जिससे कि हमारा आंख क्या होगा? हमारा आंख मतलब सुरक्षित रहेगा, यही समझ के चलो, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वह क्या है? समंजन क्षमता। तो इसके पहले तुमने क्या पढ़ा? इसके पहले तुमने पुतली और परितारिका के बीच के संबंध को पढ़ा, और तुमने देखा कि किस तरीके से ये जो परितारिका है उसके सिकुड़ने और फैलने से ये पुतली का साइज छोटा और बड़ा होता है। अब एक और ऐसा ही भाग है, उसे हम लोग कहते हैं अभिनेत्र लेंस।
लेंस, जी हाँ। और ये जो लेंस भी है वह भी एक और चीज से रेगुलेट होता है, मतलब उससे वह पतला तथा मोटा होता है। उसको हम लोग कहते हैं यस पक्षमाभी पेशियां, सीलियरी मसल। तो ये देखो, ये हो गया तुम्हारा पक्षमाभी पेशियां और लेंस। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो हमारे आंख में ये दोनों भी है ना, बिल्कुल है। और यहाँ पर ये जो पक्षमाभी पेशियां हैं वही क्या करती हैं, वही हमारे आंख का जो लेंस है उसको क्या करती है, नियंत्रित करती है। यहाँ तुम देख लो, यही है पक्षमाभी पेशियां जो कि लेंस को क्या करती हैं, नियंत्रित करती हैं। वीडियो को थोड़ा फास्ट करके देखो, जल्दी जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो देखो, ये कभी फैलेगी और कभी क्या होगी, सिकुड़ेगी। और इस तरीके से जो लेंस होगा कभी पतला हो जाएगा, कभी मोटा हो जाएगा। तो तुम्हें यह सोचना है कि भाई ये लेंस पतला और मोटा क्यों हो रहा है। तो इसका आंसर ये है कि हम लोगों को कोई भी चीज कब दिखाई देगा, जब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पर। यदि ये प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है तो हमें वो चीज नहीं दिखेगा। यदि ये कोई भी चीज का प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनता है तो भी वह हमें नहीं दिखेगा। ये तो बात क्लियर है ना, ये तो मैंने समझा दिया कि कोई भी चीज जिसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा वही दिखेगा। तो बात है कि तुमने लेंस तो पढ़ा है, और लेंस में तुम जानते हो कि यदि यहाँ पर हम लोग इसको क्या कर दें, एक सीधी लकीर खींच दें, और ये क्या हो गया, तुम्हारा लेंस हो गया। और तुम जानते हो कि अलग अलग जगह वस्तुओं को रखने पर लेंस में जो प्रतिबिंब बनेगा वो अलग अलग जगह बनेगा। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा, पढ़ा है ना कि यदि लेंस के सामने अलग अलग जगह बिंब को रख दिया जाए, जैसे कोई चीज यहाँ है, कोई वहां पर है, कोई बहुत दूरी पर है, तो इस तरीके से अलग अलग दूरियों पर वस्तुएं हैं और उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, यदि ये लेंस है तो यहाँ 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 इस तरीके से बनेगा। और जब ऐसा प्रतिबिंब बनेगा तो हमें कोई चीज तो दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि कोई चीज यहाँ है, मैंने आंख को ऐसे ऐसे एडजस्ट किया तो ये दिखेगा, लेकिन इसके बाद वाला तो मुझे दिखेगा ही नहीं, नहीं ना दिखेगा, क्योंकि उसका प्रतिबिंब यहाँ नहीं बन पा रहा है। कब नहीं बन पा रहा है, जब ये फिक्स है इस तरीके से, ये इतना ही फिक्स है, मतलब इसका जो फोकल दूरी है वो एकदम फिक्स यदि हो जाए तो अलग अलग जगह रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब अलग अलग जगह बनेगा, जिससे हमको, यदि मैं यहाँ पर खड़ा हूं तो यहाँ से बहुत दूर तक की रेंज का पास, थोड़ा दूर थोड़ा दूर थोड़ा दूर, सब वस्तुएं मुझे दिखाई नहीं देंगी। लेकिन ऐसा होता है क्या, नहीं। तुम एक ही जगह खड़े रहोगे, यहाँ फोकस करोगे तो यहाँ दिखेगा, यहाँ करोगे तो यहाँ दिखेगा, यहाँ करोगे तो यहाँ दिखेगा, और तुम वहीं पर हो लेकिन हर जगह तुमको क्लियर दिख रहा है। तो भला ये कैसे हो जा रहा है चमत्कार, तो ये इस प्रकार से हो रहा है कि ये जो लेंस है ये कभी पतला होते जा रहा है कभी मोटा होते जा रहा है। ये अपने आप एडजस्ट करेगा, ये लेंस ही अपने आप को ऐसा एडजस्ट करेगा कि प्रतिबिंब हमेशा यहां पर ही बनेगा। समझ में आ गया, यानी कि ये लेंस फिक्स नहीं है, ये अपने आप को ऐसा एडजस्ट कर लेगा कि प्रतिबिंब हमारा कहाँ हमेशा बनेगा, दृष्टि पटल पर बनेगा या रेटिना पर बनेगा, जिससे वस्तु मैं यहीं खड़ा हूं, मेरा लेंस यहीं पर है, लेकिन मैं कहीं भी वस्तु को रखूं, दूर रखूं, पास रखूं, यदि मेरा आंख ठीक है तो सब वस्तु मुझे दिखाई देगा, एकदम यहीं पर मेरा नेत्र लेंस है। फिर भी ऐसा कैसे, इसी को कहते हैं समंजन क्षमता, कि पक्षमाभी पेशियों के द्वारा, पक्षमाभी पेशियों की सहायता से जो हमारा अभिनेत्र लेंस है कभी पतला हो जाता है, कभी मोटा हो जाता है, ताकि सामने सब रखी सभी वस्तुओं को वह क्या करे, देख सके। समझ गए, तो यही है तुम्हारा अभिनेत्र लेंस का
क्या चीज? बिल्कुल, समंजन क्षमता। इसे ही क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। तो चलो इसको पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा है समंजन क्षमता के बारे में। ठीक है, यहाँ देखो क्या लिखा है। अभिनेत्र लेंस रेशेदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है। अब ये सब भी बात याद रखना है कि जो अभिनेत्र लेंस है किससे बना है, तो वह जेलीवत पदार्थ का बना होता है। इसकी वक्रता में कुछ सीमाओं तक पक्षमाभी पेशियों द्वारा रूपांतरित किया जा सकता है। यानी कि ये जो है इस प्रकार है, तो ये थोड़ा बहुत फूल सकता है और पचक सकता है। यही समझो कि इसकी वक्रता में क्या हो सकता है? बदलाव हो सकता है। मतलब कि इसका फोकस दूरी क्या हो सकता है? बदल सकता कुछ हद तक। अब कुछ हद तक, अब इतना नहीं फूल जाएगा, अब एकदम पचक के इतना नहीं हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी क्या हो जाती है? बदल जाती है। क्यों बदलती है? ताकि वस्तु कहीं भी रखा रहे, उसका प्रतिबिंब कहां बने? रेटिना पर बने। तो इसको कौन ऐसा करता है? इसको पक्षमाभी पेशियां इसके वक्रता को बदलती हैं, इसके फोकस दूरी को बदलती हैं। तो यहां से दो बात अब याद रखना है कि जब पेशियां, कौन सी पेशियां? पक्षमाभी पेशियां शिथिल होती हैं तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है। जब ये पक्षमाभी पेशियां शिथिल हो जाएंगी तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाएगा। और जब ये पक्षमाभी पेशियां और उसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। देखो, यदि ये पतला हो जाएगा तो फोकस दूरी नहीं बढ़ेगा। अभी फोकस दूरी यहाँ था, लेकिन अभी फोकस दूरी क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा। बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? जानते हो ना फोकस दूरी क्या है? देखो, अभी तो यहीं पे ये कट जा रहा था सब। पिछला चैप्टर यदि पढ़ा होगा तो सब पता चलेगा, और नहीं पढ़ा है तो नहीं पता चलेगा। यहाँ देखो ऐसे, तो ये यहाँ पर होने लगेगा फोकस दूरी। यानी ये 10 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये फोकस दूरी बढ़ के क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर होगा। मोटा से यदि क्या हो जाएगा? पतला। लेकिन यदि पतला से मोटा होगा तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो क्वेश्चन मैं पूछते जाता हूं, तुम्हें समझ में आते जाएगा। जल्दी बताओ। पक्षमाभी पेशियों के शिथिल होने से ये जो लेंस है पतला होगा कि मोटा होगा? पतला होगा। पक्षमाभी पेशियों के शिथिल होने से जो जो तुम्हारा लेंस है वो क्या हो जाएगा? पतला होगा। तो इसका फोकस दूरी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ जाएगा। यानी लेंस पतला होगा तो फोकस दूरी बढ़ेगा, लेंस मोटा होगा तो फोकस दूरी घट जाएगा। ठीक है। अब जब ये पक्षमाभी पेशियां सिकुड़ जाएंगी, तो जल्दी बताओ, जब पक्षमाभी पेशियां सिकुड़ जाएंगी तब क्या होगा? अरे लेंस मोटा हो जाएगा। और जब लेंस मोटा होगा तो इसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ये सारा चीज तुम्हें अब पता है, इसको एकदम याद रखो। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट इसका आंसर तुम लिख सकते हो। अब देखो क्या बोल रहा है। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, उसे क्या कहते हैं? नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, डायरेक्ट आंसर लिखना जरूर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समंजन क्षमता क्या है? तो क्या है समंजन क्षमता? तो नेत्र लेंस की वह क्षमता, किसकी क्षमता? नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपने आप को समायोजित करके अपने फोकस दूरी को बढ़ा लेगा या घटा लेगा, उसी को क्या कहेंगे? उसी को कहेंगे समंजन क्षमता। है ना आसान? ठीक है, चलो अब देखो। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित न्यूनतम सीमा से कम नहीं हो सकती। है तो जान गए कि फोकस दूरी न बहुत कम हो सकता है और न बहुत ज्यादा, ये भी जान रहे हो। किसी छपे हुए पृष्ठ की आंख के अत्यंत निकट रखकर उसे पढ़ने का प्रयास कीजिए, आप अनुभव करेंगे कि प्रतिबिंब धुंधला है। यानी कि यहां तक लगभग तुमको साफ साफ दिखाएगा, लेकिन ऐसे करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, क्या दिखेगा? नहीं दिखेगा। इसका मतलब यदि कोई बुक ले लिया जाए और इसको एकदम ऐसे करके पढ़ा जाए तो पढ़ सकते हो? नहीं। यानी कि जो अभिनेत्र लेंस के फोकस करने की क्षमता है वह भी क्या है? निश्चित है। ऐसा नहीं कि उसकी फोकस दूरी कितना भी घटाया बढ़ाया जा सके। इससे आपके नेत्रों पर तनाव पड़ेगा। देखना, तुम्हारे नेत्रों पर क्या पड़ेगा? तनाव। किसी वस्तु को आराम से सुस्पष्ट देखने के लिए आपको इसके नेत्रों से कम
25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। यदि आपका नेत्र सही है, उसमें कोई खराबी नहीं है, कोई दोष नहीं है, तो 25 सेंटीमीटर की वस्तु रखोगे तो आराम से आपको दिखेगा। उसके पहले नहीं दिख रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, आपका आंख एकदम टनाटन है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अब किसी किसी को ऐसे पढ़ना पड़ेगा, ऐसे, तो उसका गड़बड़ है, और उसको हम लोगों को आगे पढ़ना भी है। देख लो, यानी कि ये स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर तक तुमको एकदम स्पष्ट दिख रहा है तो एकदम टेंशन नहीं लेना है। वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है, उसे सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कहते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी किसे कहते हैं, तो तुम लिख देना यही बात। वह न्यूनतम दूरी जहां पर किसी ऑब्जेक्ट को एकदम साफा साफ देखा जा सके, एकदम क्लीनम क्लीन देखा जा सके, उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। इसे नेत्र का निकट बिंदु भी कहते हैं, यानी कि इसे ही निकट बिंदु कहेंगे। कितना को? 25 सेंटीमीटर को। किसी सामान्य दृष्टि के तरुण वयस्क के लिए निकट बिंदु से आंख की दूरी लगभग क्या है? 25 सेंटीमीटर है। ये समझ गए, निकट बिंदु क्या हो गया? 25 सेंटीमीटर। अब नया क्वेश्चन, वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तु को सुस्पष्ट देख सकता है, एकदम दूरम दूर जहां तक तुम देख सकते हो, उसे क्या कहते हैं? दूर बिंदु या फार पॉइंट कहते हैं। ठीक है, सामान्य नेत्र के लिए यह क्या है? अनंत है। ठीक है, इसका मतलब एक सामान्य नेत्र है, नॉर्मल आई है, तो 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत तक की वस्तुओं को देख सकता है। अब अनंत मतलब जहां तक उसका नजर जा सके वहां तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। समझ में आ गया? अब देखो, कभी कभी अधिक आयु में कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया हो जाएगा। जो लेंस होता है वह दूधिया हो जाता है। तुमने देखा भी होगा, कई लोग को मोतिया बिंद हुआ है, तो मोतिया बिंद में ऊपर से एक जाली जैसा चढ़ जाएगा और उसी को कैटरैक्ट यानी कि मोतिया बिंद कहते हैं। अब इसमें क्या होता है? ऑपरेशन होता है, शल्य क्रिया होता है और उसका इलाज किया जाता है। ठीक है, अब देखो, अब बात होगा कि सर हम लोग का एक एक आंख काहे नहीं दिया भगवान, दो को काहे दे दिया? ठीक है, तो इसका आंसर भी यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई आपको दो आंख है, उसका क्या फायदा है? तो इसे आंखों बंद करके देखो, तो ऐसे आंख बंद करके देखोगे तो सब 2D नजर आएगा। ठीक है, और इसे बंद करके देखोगे तब वो 2D, और दोनों खोल के देखोगे तो 3D नजर आएगा। ठीक है, तो यही वाला यहाँ बात है। तो यहाँ देख सकते हो, एक नेत्र की बजाय दो नेत्र भगवान हम लोग को दे दिया है, उसका बहुत सारा लाभ है, बहुत फायदा है। इससे हमारा दृष्टि क्षेत्र विस्तृत हो जाएगा। भाई दो गो आंख है तो ज्यादा दिखाएगा, इतना तक दिखा, अरे वाह इतना तक दिखा रहा है, वाह वाह क्या बात है, एकदम इतना तक दिखा जाएगा। और एगो रहेगा तो इधर थोड़ा ना दिखाएगा, देखो इधर गायब हो गया मेरा, इधर कुछ दिखिए नहीं रहा, इधर दिख रहा है। तो भाई दो नेत्र है तो दृष्टि क्षेत्र क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। मानो कि एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि लगभग 150 डिग्री का होता है। ठीक है, जबकि दो नेत्रों द्वारा यह कितना हो जाएगा? 180 डिग्री तक ये बढ़ जाएगा। वास्तव में किसी मंद प्रकाशित वस्तु के संसूचन की सामर्थ्य एक के बजाय दो संसूचकों से बढ़ जाती है। तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 2 पॉइंट तो ऐसे ही हो गया कि दृष्टि क्षेत्र बढ़ जा रहा है, 180 डिग्री हो जा रहा है। इसके बाद एक आंख से जितना चीज को ग्रहण करते हैं, दो आंख से करेंगे तो उसको ऐसा इंफॉर्मेशन जाएगा दिमागवा को सब बुझाएगा। वो बात लिखा हुआ है। शिकार करने वाले जंतुओं के दो नेत्र प्राय उसके सिर पर विपरीत दिशाओं में स्थित होते हैं, जिससे कि उन्हें अधिकतम विस्तृत दृष्टि क्षेत्र प्राप्त हो सके। अब देखो, हम लोग का तो सामने सामने ऐसे है, लेकिन जो लोग का थोथ ऐसे होता है, उसका एक आंख इधर होता है और एक आंख इधर होता है। देखा है, इधर और इधर दोनों तरफ आंख होता है। जबकि गिरगिट लोग का देखो कि एकदम ऐसे टोए 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 घुमाते भी रहता है। वही सब लोग को फायदा है शिकार वगैरह के लिए। परंतु हमारे दोनों नेत्र सिर के सामने रख दिया है। ठीक है, और इस प्रकार हमारा दृष्टि क्षेत्र तो कम हो जाता है, परंतु हमें त्रिविम चाक्षुष का लाभ मिल जाता है, यानी कि हम लोगों को 3D कोई भी चीज दिखता है। दो सामने है तो ये सब 3D दिखता है। समझ गए? आपको संसार चपटा केवल द्विमीम लगेगा, यदि एक आंख से देखोगे तो चपटा चपटा लगेगा। ठीक है,
दोनों नेत्र खोलिए, आपको संसार की वस्तु में गहराई की तीसरी विमा दिखाई देगी, क्योंकि हमारे नेत्र के बीच कुछ सेंटीमीटर का पृथक्करण होता है, इसलिए प्रत्येक नेत्र किसी वस्तु का थोड़ा सा भिन्न प्रतिबिंब देखता है। हमारा मस्तिष्क, अब देखो, एक आंख बंद करो तो उन्हें दिखेगा, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे, तो कभी इधर दिखेगा कभी उधर दिखेगा, लेकिन दोनों खोलोगे तो दोनों से जब ये इंफॉर्मेशन जा रहा है दृक तंत्रिका द्वारा ब्रेन में, तो दोनों को मिला मिला के फिर यहाँ पर तुम्हारा दिमाग उसको पढ़ पा रहा है, वही चीज लिखा है। अब आ गया दृष्टि दोष तथा उसका संशोधन। ठीक है, यहाँ देखो दृष्टि दोष, कभी कभी नेत्र धीरे धीरे अपनी समंजन क्षमता खो सकते हैं। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट नहीं देख सकते। यदि व्यक्ति चीजों को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष बोलते हैं। और ये 3 प्रकार का यहाँ पर हम लोगों को पढ़ाया गया है, देख लो। तो सबसे पहला है निकट दृष्टि दोष, जिसको बोलते हैं मायोपिया। दूसरा है दीर्घ दृष्टि दोष, जिसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। और तीसरा है जरा दृष्टि दोष, जिसको बोलते हैं प्रेसबायोपिया। तो इन्हीं के बारे में पढ़ना है, बहुत 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 आसान है। ठीक है, 3-4 पॉइंट पढ़ लेना है। तो सबसे पहला चीज है कि भाई निकट दृष्टि दोष में क्या है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष को कैसे ठीक किया जा सकता है, यही सब बात यहाँ पर देखना है। तो निकट दृष्टि दोष का नाम है निकट दृष्टि दोष, लेकिन इसका जो काम है वह उल्टा है। तो निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है कि निकट के चीजों को हम लोग साफ साफ देख लें, एकदम साफा साफा दिखेगा, वाह वाह क्या बात है क्या बात है, लेकिन दूर के चीजों को धुंधला दिखेगा, उसी को कहते हैं निकट दृष्टि दोष। सोच लो क्या नाम है, नाम उल्टा हो गया इसका। क्या, निकट दृष्टि दोष का मतलब लग रहा था कि नजदीक वाला नहीं दिखेगा और दूर वाला दिखेगा, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। निकट दृष्टि दोष का मतलब हो गया कि निकट की चीजें साफ साफ दिखाई देंगी, स्पष्ट दिखाई देंगी, लेकिन दूर की चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी, उसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष। तो तुम बोलेगे ये जो नाम बनाए पगला गया था का सर, काहे ऐसा नाम बना दिया? तो उसके लिए यहाँ पर देख सकते हो बात, देखो क्या हो गया, ये यहाँ पर कोई दूर की वस्तु रखी गई है, नॉर्मल आई, एकदम नॉर्मल आई है, ठीक है। तो उस दूर की वस्तु से ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं, तो कहाँ पर इसका इमेज बन रहा है जरा देख के बताओ, रेटिना पर बन रहा है। तो इस व्यक्ति को, इस आंख को कोई भी दूर का चीज दिखेगा कि नहीं दिखेगा? एकदम टनाटन दिखेगा जी, क्योंकि इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, रेटिना पे बन रहा है। लेकिन गड़बड़ा जाएगा यदि, देखो लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि इस वस्तु, ये जो आंख है उसका जो निकट बिंदु है वो नजदीक आ जाए, मतलब पहले अनंत था, निकट बिंदु नहीं कहेंगे, दूर बिंदु कहेंगे। जो दूर बिंदु था वह अनंत था, यानी अनंत से वो चीजों को देख पा रहा था, लेकिन दूर बिंदु घसक के आ गया पहले, और जिस कारण से अब उसका जो, यहां देखना, अब उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो पहले ही बन जा रहा है, यानी निकट में बन जा रहा है प्रतिबिंब, ठीक है। और जब उसका प्रतिबिंब निकट में बन जा रहा है तो उस कारण से उसको अब चीज नहीं दिखाई दे रहा है, उसको कोई भी चीज नहीं दिखाई दे रहा है, और यही कारण है कि अब वह चीज धुंधला धुंधला दिखेगा। कौन सा चीज? जो कि बहुत दूर का है, ठीक है। तो उसमें होगा कि भाई वो 10 मीटर तक के चीज को तो साफ साफ देखेगा, लेकिन 10 मीटर से जैसे ही दूर कोई चीज जाएगा उसको साफ साफ नहीं दिखेगा। जैसे कि वहां पर ऐसे करेगा, ए बाबू तनी आओ आवा, आगे आवा, आगे आवा, तो कोई आगे आएगा तब बोलेगा कि हाँ अब दिख रहा है, मतलब उसका जितना रेंज होगा उतना ही तक देख सकेगा। पहले कहाँ तक देख सकता था? पहले तो अनंत तक देख सकता था, ओ तू बड़े, लेकिन अब कैसे देखेगा? तो अब बोलेगा थोड़ा सा और आगे, थोड़ा सा और आगे, हमारा रेंजवा में आइएगा तब ना हम देखेंगे, समझ गए? तो इस तरीके से यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पहले ही कटना शुरू हो जा रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष हम लोग बोलते हैं। अब देखो, तो इसको हम लोग पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर देखोगे, ऐसा व्यक्ति कुछ मीटर दूरी तक वस्तुओं को ही सुस्पष्ट देख पाता है, मतलब कुछ मीटर तक का वस्तु को देखेगा, उससे जरा सा आगे जाएगा उसको धुंधला दिखने लगेगा।
निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र में किसी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल रेटिना पर नहीं बनेगा, बल्कि पहले बन जाएगा, दृष्टिपटल के सामने बनता है। इस दोष के उत्पन्न होने के कारण है, क्या क्या कारण है, अब देखो क्या क्या कारण है कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना। अभिनेत्र लेंस का वक्रता क्या है, ज्यादा हो जाएगा, जिस कारण से उसका क्या होगा, ये दोष उत्पन्न हो जाएगा। और दूसरा, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, दूसरा नेत्र गोलक क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो इन दोनों कारणों से उसका जो इमेज है, प्रतिबिंब, वो पहले ही बनने लगेगा, तो बेचारा को दिखबे नहीं करेगा। तो जैसा मैंने बताया कि इसमें जो एक नॉर्मल आई है उसके लिए दूर बिंदु क्या है, अनंत है, वो अनंत तक की चीजों को देख सकता है, ऐसे माने जहां तक दिख रहा वही अनंत है। लेकिन यदि इसको निकट दृष्टि दोष हो गया तो उसका एक रेंज हो गया कि 10 मीटर तक देख सकता है बेचारा। ओहो हो, 10 मीटर से जरा सा 11 मीटर कोई चल गया तो उसको नहीं दिखेगा। यानी जो दूर बिंदु है वह खिसक करके क्या हो जाएगा, पास में आ जाएगा, खिसक करके क्या आ जाएगा, पास में। इस बात को क्या कर लेना है, याद कर लेना है। समझ में आ गया तुम्हें? तो अब बात होता है कि भाई यदि ये सब प्रॉब्लम बेचारा के हो गया है तो क्या किया जाए। तो क्या किया जाए, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक लेंस का उपयोग करते हैं, और उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अवतल लेंस। ठीक है, तो अवतल लेंस का उपयोग करेंगे जिसका कि खास पावर होगा उस व्यक्ति के लिए। वो डॉक्टर चेक करके देगा कि कितना पावर का इसको लेंस पहनना है, और उस प्रकार से वो लेंस पहनेगा, फिर देखेगा तो उसको सब दिखेगा, एकदम बढ़िया दिखेगा। ठीक है, तो ये कैसे दिखेगा, तो देखो मान लो कि उसको 10 मीटर तक का चीज दिखता है। कितना मीटर तक का चीज दिखता है, 10 मीटर तक का। यहां पर कोई व्यक्ति है, ये देखो 10 मीटर तक का उसको चीज दिखता है। तो वो 10 मीटर से जैसे ही ज्यादा जाएगा, अब क्या वह उसको दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो अवतल लेंस यहाँ पर क्या करता है, अवतल लेंस उस जहां तक उसको दिख रहा है, देखो यहाँ 10 मीटर तक दिख रहा है ना, तो जो दूर व्यक्ति खड़ा हुआ है, मान लो कि 11 मीटर पर खड़ा है, कहाँ खड़ा हुआ है, 11 मीटर पर, तो व्यक्ति खड़ा है 11 मीटर पर, तो उसको दिखेगा कि नहीं दिखेगा, एकदम नहीं दिखेगा। काहे कि उसको कहां तक दिखता है, 10 मीटर तक दिखता है। देखो 10 मीटर तक उसका एकदम बढ़िया से यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम्हारा प्रतिबिंब बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो क्या होगा, यदि कोई वस्तु 11 मीटर पर है तो उसका बनेगा कि नहीं, प्रतिबिंब बनेगा, नहीं बनेगा, यानी उसको नहीं दिखेगा। तो क्या करेगा वो देखने के लिए, आदमिया को बोले कि आओ आओ, तब तो उसको कोई जरूरी नहीं है चश्मा का, तो वो चश्मा लगा लेगा, आदमी को नहीं बुलाएगा बल्कि क्या करेगा, चश्मा लगाएगा। तो चश्मा क्या करेगा, चश्मा यहाँ पर कार्य करेगा, और चश्मा जो है, यदि वो 11 मीटर पर आदमी है तो उसका प्रतिबिंब, ये जो चश्मा है, ये देखो ये जो चश्मा है, ये जो तुम्हारा लेंस है, इसका प्रतिबिंब 10 मीटर पर बना देगा। देखो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब कहाँ बना देगा, 10 मीटर पर ही बना देगा। और जब इसका प्रतिबिंब 10 मीटर पर बना देगा तो वही जो चीज है वह क्या हो गया, उसके लिए एक बिंब का कार्य करेगा। मतलब कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर आंख को धोखा दिया जा रहा है। और आंख को किस तरीके से धोखा दिया जा रहा है कि यहाँ पर, यहां देखना, आंख को इस प्रकार से धोखा दिया जा रहा है कि वस्तु था दूर, लेकिन इस अवतल लेंस के कारण वस्तु लग रहा है कि पास में है। तो अखवा को लग रहा है कि अरे तो पासे में है, और जब पास में होगा तो उसको तो देख ही पाएगा, यानी वस्तु यहां भी है। तो लेंस के कारण वस्तु यहां उसको दिख रहा है, उस व्यक्ति को कहां लग रहा है कि यहां पर है, व्यक्ति मतलब उस आंख को कहां लग रहा है कि यहां पर है, और यहां पे रहेगा तब तो देख ही पाएगा, क्योंकि यहां तक तू बेचारा देख ही पा रहा है। फिर से समझो, यहाँ 10 मीटर मान लो कि कोई रखा हुआ है, तो यहां तक एकदम टनाटन देखता है, लेकिन जैसे ही यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, वो देख ही नहीं पाता है। तो उसके लिए डॉक्टर एक लेंस दे दिया। अब जब लेंस है, कहीं भी वस्तु रखा है, लेंस इसका प्रतिबिंब यही बना दे रहा है, और यानी कि आंख को लग रहा है कि वस्तु यहां पर है। वस्तु कहां पर है, यहां पर है, जहां तक वो देख पाता था, तो फिर उसको आसानी से देख सकता है।
समझ गए। और तुम्हें पता भी होगा ये जो अवतल लेंस है इससे जो प्रतिबिंब बन रहा है सब सीधा सीधा बन रहा है, तो इसको कोई टेंशन हो नहीं रहा है। समझ में आ गया। इस प्रकार से इसका क्या हो जाता है, यस उपाय हो जाता है। और कहीं भी रहो जैसे ही चश्मा लगाएगा वो तुमको देख लेगा। समझ गए, यही सब बात यहाँ पर लिख देना है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है दीर्घ दृष्टि दोष। तो फिर से नाम में कंफ्यूजन, अरे फिर वही बात हम लोग को सोचना है कि दीर्घ दृष्टि दोष नाम है, लेकिन बात यह है कि इसको पास की वस्तु दिखाई नहीं देती। कैसी नहीं दिखाई देती, साफ साफ नहीं दिखाई देती। मतलब 25 सेंटीमीटर तक तो रखेगा, है ना, तो हम लोग नॉर्मल जो आई है उसको साफ साफ दिखना चाहिए, लेकिन उसको 25 सेंटीमीटर पर साफ साफ दिखबे नहीं करेगा, उसको ऐसे दिखेगा साफ साफ। मतलब उसका जो निकट बिंदु है वो भाग गया। निकट बिंदु क्या हो गया, भाग गया। मतलब जब उसको किताब पढ़ना होगा ना तो ऐसे पढ़ेगा, ऐसे, क्योंकि यहां तक दिख रहा है, यहां लाने पर उसको धुंधला दिख रहा है। समझ में आ गया। यानी कि निकट की वस्तुओं को जो नॉर्मल आई देख सकता है वो बेचारा नहीं देख सकता। तो अब उसको किताब पढ़ना होगा तो ऐसे करके पढ़ेगा, सुई में धागा डालना होगा तो ऐसे करके डालेगा, तो दिक्कत होगा ना। क्योंकि जो 25 सेंटीमीटर रहता है एक नॉर्मल आई का, उसका 80 सेंटीमीटर हो गया। अब बेचारा क्या करेगा, समझ में आ गया। यानी कि इसी को कहते हैं दीर्घ दृष्टि दोष, की निकट की चीजें साफ साफ दिखाई नहीं देंगी, लेकिन दूर का बढ़िया दिख रहा है बेचारा को, दूर का जो दिख रहा है उसको बढ़िया दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको हम लोग कहेंगे दीर्घ दृष्टि दोष। समझ में आ गया। अब बात समझो। तो दीर्घ दृष्टि दोष में जैसा कि तुमने अभी जाना कि दीर्घ दृष्टि दोष में क्या हुआ, दीर्घ दृष्टि दोष में उसका जो निकट बिंदु था वो दूर चल भाग गया। ये देखो नॉर्मल आई, पहले देख लो, ये देखो नॉर्मल आई है, नॉर्मल आई का ये जो निकट बिंदु है ये कितना है, 25 सेंटीमीटर है नॉर्मल आई का। यहां पर रखता तो इसको बेचारा को बढ़िया दिखता नॉर्मल आई का, जैसे कि हम लोग हो गए भैया। लेकिन इसका आंखों में गड़बड़ा गया, तो क्या हुआ कि ये जो निकट बिंदु है वो दूर चल गया। यानी कि अब यहां पे रखेगा किताब उताब यहां पर, तब उसको दिखेगा। यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष कैसे हुआ, निकट बिंदु के दूर चले जाने के कारण निकट बिंदु क्या हो गया, दूर भाग गया, जिस कारण से उसको अब बहुत परेशानी हो रही है। कोई भी चीज देखना है तो ऐसे बेचारा नहीं देख सकता, उसको ऐसे देखना पड़ेगा। समझ गए। तो यहां पर क्या हो रहा है, तो निकट बिंदु के दूर चले जाने के कारण अब वह जो भी चीजों को देखेगा उसका प्रतिबिंब क्या हो रहा है, दूर बन जा रहा है। यानी कि यहां पर अब रखेगा कोई चीज, यहां पर रखेगा तो उसको दिखबे नहीं करेगा, यहां पर रखेगा तब दिखेगा, नहीं यहां पर रहेगा तब उसको यहां दिखेगा, यहां रेटिना पर, यहां पे रहेगा तब रेटिना पे दिखेगा। लेकिन जैसे जैसे पास आएगा प्रतिबिंब इसका दूर चला जाएगा, दूर चला जाएगा, दूर चला जाएगा। यानी कि जैसे जैसे ही पास आएगा ये देखो दूर बन रहा है, दूर बन रहा है, दूर बन रहा है। यानी कि यहाँ पे अब ये रख के पढ़ना चाहेगा ऐसे 25 सेंटीमीटर पर, तो ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आंख से बाहर चला गया, यानी कि दूर बन गया। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। यदि ये यहाँ पर किताब को रख के पढ़ना चाहेगा तो बेचारा को दिखबे नहीं करेगा, क्योंकि इसका प्रतिबिंब क्या बन जा रहा है, दूर बन रहा है, यहाँ बन जा रहा है, यहाँ पे बन जा रहा है। ठीक है, इसी कारण से इसको क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। अब उसको पढ़ना है तो किताब को कहाँ रखना पड़ेगा, ये देखो ऐसे किताब है, नहीं दिख रहा है तो ऐसे 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 करेगा, तो यहाँ पर यानी रखना पड़ेगा किताब। तो भाई यहाँ पर किताब रख करके कोई पढ़ सकता है, इसे नहीं ना पढ़ सकता है, प्रॉब्लम है ना। तो उसको क्या प्रॉब्लम हो गया, ऐसा क्या बात हो गया जिस कारण से उसका निकट बिंदु भाग गया, आगे की ओर चला गया, उसको यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि निकट बिंदु, सामान्य निकट बिंदु कितना है, 25 सेंटीमीटर है, लेकिन जिसको दूर दृष्टि हो गया उसका निकट बिंदु दूर भाग गया है, तो ये दूर भाग गया है, इसलिए इसका नाम क्या है, दूर दृष्टि दोष है। समझ गए। अब चलो
ऐसे व्यक्ति को आराम से सुस्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को 25 सेंटीमीटर से काफी दूर रखना पड़ेगा, तब वो पढ़ पाएगा, जो कि संभव नहीं है। सोचो, ऐसा कोई पढ़ेगा तो पागल जैसा नहीं लगेगा कि ऐसे पढ़ रहा है, कितना देर बेचारा पढ़ पाएगा, बहुत मुश्किल होगा। अब इसका कारण यह है कि पास रखी वस्तु के आने वाली प्रकाश किरणें रेटिना से दूर जाकर के इमेज बनाती हैं, प्रतिबिंब बनाती हैं, यानी पीछे, रेटिना के पीछे उसका फोकस चल गया है, उसको पीछे उसका इमेज बनता है। अब देखो इसके कारण क्या है, इसको याद कर लेना है। तो अभिनेत्र लेंस का फोकस दूरी बढ़ जाएगा, अभिनेत्र लेंस का फोकस दूरी बढ़ जाएगा, या फिर नेत्र गोलक छोटा हो जाएगा। यही इसका कारण है। जो नेत्र गोलकवा होता है ना, वो छोटे को हो जाएगा, समझ गए? तो ये इसका कारण हो गया। अब इसको दूर करने की क्या उपाय है? वही कि आंखों को बुड़बक बना देंगे। आंख को क्या करेंगे? बुड़बक बना देंगे कि कोई भी चीज रखा हुआ है यहाँ पर रखा हुआ है तो हमको नहीं दिख रहा है, ठीक है? यहाँ पर यदि रख रहे हैं तो हमको नहीं दिख रहा है, तो उसको आंख को कैसे बुड़बक बनाएंगे? हम रखेंगे इसको यहीं पे, किताब को यहीं रखेंगे, लेकिन अखवा को लगेगा कि यहाँ रखा हुआ है। हम किताब को रख रहे हैं यहाँ, तो आंख नहीं देख पाएगा। लेकिन यदि हम एक क्या लगा ले, लेंस लगा ले, उत्तल लेंस लगा ले, तो हम किताब यहीं रखेंगे, लेकिन आंख को लगेगा कि ये किताब यहाँ है, और यहाँ वाला तो देख पा रहा था, इसीलिए वह देख पाएगा। तो ये देखो, हम लोग क्या करेंगे? एक उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। यहाँ देखो, यही हो गया उत्तल लेंस। तो अब वो किताब को यहाँ पर रखोगे, मान लो यहाँ पर किताब को रखा है तुमने, तो ये जो उत्तल लेंस है इसका प्रतिबिंब यहाँ बना देगा, और यानी कि यहाँ पर लगेगा आंख को कि किताब कहाँ है, यहाँ पर किताब है। और यदि इसको लगेगा कि किताब यहाँ पर है, तब तो आसानी से यहाँ पर ये देखिए पा रहा था, तो देख लेगा ये, ठीक है, आसानी से देख लेगा। समझ में आ गया? यानी कि आंख को लगेगा कि किताब यहाँ नहीं है, पीछे है। किसके कारण? इस लेंस के कारण। तो यही इसका क्या है? उपचार है। यानी कि यहाँ पर डॉक्टर के पास जाया जाएगा, तो वह क्या करेगा? एक लेंस को उपयोग में लाएगा, और ये जो लेंस होगा वह खास पावर का होगा, जिस पावर का उस व्यक्ति को चाहिए। तो ये जब लेंस को लगाएगा तो इसको फिर साफ साफ दिखने लगेगा। समझ गए? यही हो गया तुम्हारा दूरदृष्टि दोष, ठीक है? अब आ गया तुम्हारा, अब याद भी कर सकते हैं, देखो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस यानी कि यहाँ निकट होता है, दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस यानी यहाँ दूर होता है। तो याद भी कर सकते हो कि दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस खास पावर का, और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस खास पावर का। तो याद हो जाएगा तुम्हारा। अब तीसरा है तुम्हारा प्रेस बायोपिया, जरा दूर दृष्टिता। इसके बारे में 2-3 लाइन जानना है। ये भी दूर दृष्टि के बारे में ही बता रहा है, लेकिन बुजुर्ग होने पर ये रोग होगा, दूर दृष्टि का ही रोग हो जाएगा। मतलब कि जरा मतलब बुढ़ापा। तो बुढ़ापा, या फिर बोलो कि जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाएगा, तो ये जो सिलियरी मसल है, सिलियरी मसल क्या करता है? लेंस को पतला या मोटा करता है, उसको समंजित करता है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ते जाएगा, वह जो सिलियरी मसल है वह भी शिथिल पड़ते जाएगा, और साथ ही साथ जो लेंस है वह भी सही प्रकार से कार्य नहीं कर पाएगा। इस कारण से ये बुढ़ापा का रोग बताया गया, इसीलिए इसका नाम है जरा। जरा माने बुढ़ापा, ठीक है? तो देख लो, आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है? बढ़ती है कि घटती है? घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है, यानी कि उसको दूर दृष्टि दोष हो गया। अरे निकट बिंदु दूर हट गया, यही तो बार बार पढ़ा रहा हूं। संशोधित चश्मों के बिना उन्हें पास की वस्तुओं का आराम से सुस्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। तो ये किस कारण हो रहा है? बुढ़ापे के कारण हो रहा है। इस दोष को इसलिए हम लोग कहेंगे जरा दूरदृष्टिता प्रेस बायोपिया। अब देखो, यह पक्षमाभी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल हो जाने के कारण, साथ ही साथ क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाने के कारण उत्पन्न होता है। कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में
दोनों ही प्रकार के अब दोष उत्पन्न हो जाएगा, निकट भी हो गया और दूर दृष्टि दोष भी हो जाएगा। तब क्या करा जाएगा, तो ऐसे वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने के लिए द्विफोकसी लेंस का उपयोग हम लोग करते हैं। मतलब कि यहाँ पर ऊपर में कुछ और नीचे में कुछ ऐसे लेंस तुमको यूज किया जाएगा, ऐसे नीचे में और ऊपर में। तो अब देखो नीचे में कौन सा लेंस यूज करेंगे, नजदीक देखने के लिए, और नजदीक देखने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, तो उत्तल लेंस यूज करते हैं। और फिर दूर देखने के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे, अवतल लेंस यूज करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से। अरे भाई जब दूर देखना है ऐसे दूर देखोगे, ऐसे दूर देखा जाता है, ऐसे तो नजदीक देखा जाता है। यानी नीचे जो लगा रहेगा वो उत्तल लगा रहेगा और ऊपर क्या रहेगा, अवतल रहेगा। सामान्य प्रकार के द्विफोकसी लेंस में अवतल तथा उत्तल दोनों प्रकार के होंगे। ऊपरी भाग में अवतल लगा रहेगा और नीचे भाग में उत्तल लगा रहेगा। ये तो दिमाग लगाने वाला ना बात है। अब कोई कहीं गए चश्मा बनाने, बुड़बक जैसा ऊपरे से नीचे कर देगा, तो ऊपरे देखना ऐसे दूर का और नजदीक देखना ऐसे, पागले न कहेगा। समझ गए, यही सब बात यहाँ पर लिखी गई है। आजकल कॉन्टैक्ट लेंस का उपयोग करते हैं, जहां पर हम लोग जो तुम्हारा चश्मा है उसको पहनने का जरूरत नहीं है। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, तो प्रिज्म के बारे में यहाँ पर बताया गया है। देखो यहाँ प्रिज्म मैं बता दे रहा हूँ, हर एक लाइन को यहाँ पढ़ने का जरूरत नहीं होगा, बहुत सिंपल सा है। देखो प्रिज्म में एक साइड इस तरीके से, ये देखो ये क्या हो गया, ये तुम्हारा इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप हो गया एक साइड में। ठीक इसी तरीके से एक और साइड में भी रेक्टेंगुलर शेप हो जाएगा, और ठीक इसी तरीके से नीचे भी क्या हो जाएगा, तुम्हारा रेक्टेंगुलर शेप हो जाएगा, इस प्रकार से। तो इस प्रकार का जो संरचना होता है वही क्या होता है, तुम्हारा प्रिज्म होता है। देखो ऐसा शेप आ जाएगा, ऐसा करके, ऐसे करके, ऐसे। ठीक है, ये इस तरीके से एक संरचना तुमको देखने को मिलेगा। ये वाला थोड़ा सा इससे हो जाएगा, मतलब दो तरफ, तीन तरफ इस तरीके से तुम्हारा, ये देखो ऐसा संरचना होगा तीन तरफ से, और सामने और पीछे त्रिभुज के आकार का संरचना मिलेगा। लेकिन जब भी प्रिज्म को हम लोग दिखाते हैं तो सामने से दिखाते हैं। ठीक है, तो यदि सामने से दिखाएंगे, एक टॉपिक छूट गया उसको पढ़ा दे रहे हैं, यहाँ देखना, यदि सामने से दिखाएंगे तो इस तरीके से ये प्रिज्म तुमको देखने को मिलेगा। और प्रिज्म में बस यही चीज याद करना है कि अब जब प्रिज्म से होकर के प्रकाश की किरण गुजरती है, तो जब प्रिज्म से होकर के प्रकाश की किरण गुजरेगी तो प्रिज्म क्या होता है, कांच का बना होता है, इसलिए होता है यहाँ अपवर्तन। बहुत अच्छा, क्या होगा, अपवर्तन। यानी देखो इस तरीके से प्रकाश का किरण जा रहा है, तो ये जैसे ही प्रिज्म से होकर गुजरेगा तो ये हो जाएगा अपवर्तन, इस तरीके से। अब प्रिज्म से फिर बाहर भी तो निकलेगा, तो फिर से हो जाएगा इसका अपवर्तन। यानी प्रकाश का किरण गया था ऐसे और निकल रहा है ऐसे, तो इसका नाम भी हो जाएगा। अब देखो जो गया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपतित किरण। ये तो आपतित किरण हुआ। फिर यहां से ये वाला जो किरण है वह क्या हो गया, अपवर्तित किरण। और फिर जो बाहर निकला उसको क्या बोलेंगे, निर्गत किरण। समझ में आ गया, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और निर्गत किरण। अपवर्तन तो पढ़ा है ना पिछले चैप्टर में, कितने अच्छे से तुम्हें पढ़ाया है। नहीं पढ़ा तो जा करके वीडियो देख लो। अब देखो तो बात है, हाँ अब देखो ये प्रिज्म में ये वाला जो दिख रहा है इसी को कहते हैं प्रिज्म का कोण। ठीक है, ये जो दिख रहा है ये भाग, ये क्या है, प्रिज्म का कोण है। अब जरा दिमाग लगाओ, देखो ये प्रिज्म का कोण हो गया। अब जरा दिमाग लगाओ कि यहाँ पर प्रिज्म नहीं होता तो लाइट कहाँ चला जाता, सीधे चला जाता। जाता कि नहीं जाता, बिल्कुल सर जाता ही जाता। कि यहाँ पर कुछ भी नहीं रहता तो ये सीधे चला जाता। लेकिन यहाँ पर प्रिज्म के कारण ये ऐसे, मान लो कि इसको पीछे बढ़ा दिया जाए तो ये ऐसे हो गया। यानी इस कोण से, इतना कोण से ये क्या कर रहा है, डेविएट कर रहा है। ये क्या हो रहा है, अपने रास्ता से विचलित हो रहा है। जाना था इधर, चल गया इधर। विचलित हुआ कि नहीं हुआ, अपने रास्ते से डेविएट हुआ कि नहीं हुआ। इसे ही कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि विचलन का कोण। ये जो दिख रहा है तुम्हें, इसी को क्या बोलते हैं, विचलन का कोण। कितना आसान है, समझ में आ गया, विचलन का कोण। अब देखो, अब तुम लोग यहाँ पर कुछ तो नाम पहले ही से जानते हो, जैसे कि
अब देखना यहाँ पर यदि लंब को खींच दिया जाए तो ये जो एंगल होगा वही क्या होगा, आपतन कोण हो गया। ये जो एंगल बनेगा यहाँ वह क्या हो गया, अपवर्तन कोण हो गया। और ये जो यहाँ बन रहा है उसे क्या बोलेंगे, निर्गत कोण कहेंगे। समझ में आ गया। इस तरीके से आपतन कोण, अपवर्तन कोण और निर्गत कोण भी यहाँ पर है प्रिज्म में। प्रिज्म समझ में आ रहा है ना। इस तरीके से यही क्या है, तुम्हारा प्रिज्म है। इसमें और ज्यादा चीज पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो यही सब बात लिखा हुआ है यहाँ, हर एक लाइन को पढ़ पढ़ के फिर वहां पढ़ना। एक ही बार मैंने इसको समाप्त कर दिया, समझा दिया। अब यहाँ पर एक है विचलन का कोण, ये देखो लिखा हुआ है। तो प्रिज्म की विशेष आकृति के कारण जो निर्गत किरण है आपतित किरण की दिशा से एक कोण बनाती है। इस कोण को क्या कहते हैं, विचलन का कोण कहते हैं। अभी तो समझा दिया। ये जा रहा था ऐसे, तो इसको ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे आ गया। तो ये जो कोण बन रहा है इसी को क्या बोलते हैं, विचलन का कोण बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। कि कांच का ही प्रिज्म है तो श्वेत प्रकाश यदि कांच के प्रिज्म से जाएगा तो क्या होगा, वहां से एकदम VVI क्वेश्चंस तुम्हें पूछे जाते हैं। इसके पहले एक येलो बॉक्स हम लोग का छूट गया है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो ये येलो बॉक्स बहुत खास है और ये येलो बॉक्स दिखाता है कॉर्नियल ब्लाइंडनेस को। तो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस यानी कि कॉर्निया का अंधापन, एक विशेष प्रकार का ये अंधापन का रोग है। इसमें खास खास बातें बताई गई हैं। तो देखो यहां पर क्या बोल रहा है, विकासशील देशों में लगभग 3.5 करोड़ व्यक्ति दृष्टिहीन है, मतलब अंधे हैं। उनमें से अधिकांश की दृष्टि ठीक की जा सकती है, लेकिन जो अंधे हैं उनको यदि कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है, कॉर्निया के चलते ब्लाइंडनेस है, तो उसको यदि कोई देना चाहे कॉर्निया तो उसको ठीक किया जा सकता है। कॉर्निया अंधपन से पीड़ित हैं कितने लोग, लगभग 45 लाख लोग के नेत्रदान द्वारा प्राप्त कॉर्निया को प्रत्यारोपित किया जाएगा, जिससे कि क्या होगा, उसका कॉर्नियल ब्लाइंडनेस ठीक हो सकता है। कौन सा ब्लाइंडनेस, कौन सा अंधापन, जो कॉर्निया के चलते गड़बड़ी हुआ होगा वो। यदि किसी और वजह से उसका अंधापन हुआ होगा तो वो ठीक नहीं हो सकता है। तो इन 45 लाख व्यक्तियों में 60% बच्चे जो है 12 वर्ष से कम आयु के हैं। यदि हमें दृष्टि का वरदान प्राप्त है तो यदि हम अपना आंख डोनेट करते हैं, देख लो अब बोला जाएगा आंख डोनेट करते हैं तो बोलो कि हम अनहर होके घूमेंगे, अंधा होके घूमेंगे। अरे भाई, आंख डोनेट करने का मतलब क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति अपना आंख डोनेट करता है तो उसके मरने के पश्चात उसके आंखों को निकाला जाता है ऑपरेट करके, ऑपरेशन के द्वारा, और उसके बाद उसके कॉर्निया को दान में दिया जाता है। जिंदे में नहीं निकाल लेगा, ऐसा मत समझ लेना, ठीक है। अब चलो, तो और भी बात बताया गया इसके बारे में बहुत सारा। तो यहां से क्वेश्चंस तुम्हारा एग्जाम में बनता है, इसलिए समझ लो कि नेत्रदान करने वाला व्यक्ति किसी भी वर्ग अथवा लिंग का हो सकता है। अब जिसको नेत्रदान करना है कि भैया हम महान हैं, हमको नेत्रदान करना है, तो वो किसी भी लिंग का हो सकता है, किसी भी आयु का हो सकता है, वो दे सकता है अपना आंख। चश्मा पहनने वाले या मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुके व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकते हैं। सोच लो, जो चश्मा पहनता है वो भी दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको मोतियाबिंद हुआ है वो भी अपने कॉर्निया का दान कर सकता है। मधुमेह अथवा अब जिसको डायबिटीज का रोग है या हाई ब्लड प्रेशर का रोग है, वह भी व्यक्ति, दमा का रोगी भी, जिसको संक्रामक बीमारी नहीं होगा, वह भी आंख को दान कर सकता है। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि क्या जो जिसका आंख में मोतियाबिंद है वो दान दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। यहाँ लिखा हुआ है मृत्यु के 4 से 6 घंटे के भीतर आंख को निकाल दिया जाएगा और उसको फिर क्या किया जाएगा, उसका जो आगे प्रोसेस है वो किया जाएगा। नेत्र बैंक का टीम जो है वह दिवंगत व्यक्ति के घर पे आएगा, जिसका जो आंख खराब है उसके घर जाएगा और फिर उसको आंख में उसको फिट करेगा। नेत्र निकालने में मात्र 10 से 15 मिनट का समय लगता है। यह एक सरल प्रक्रिया है, इसमें किसी प्रकार का विरूपण नहीं आएगा। तो ना आंख नहीं निकालना, इससे जिंदा में मृत व्यक्ति का आंख निकाला जाएगा।
अब ध्यान से देखो, ये भी पॉइंट है। कैसा व्यक्ति जिसको मान लो एड्स हुआ है, हेपेटाइटिस बी सी है, जल भीति रेबीज है, तीव्र ल्यूकेमिया है, धनु स्तंभ यानी टेटनस है, हैजा है, फिर मेनिंजाइटिस है, मस्तिष्क शोध है। बाप रे, इतना रोग यदि केकरो है तो वो आंख नहीं दे सकता है। एकदम क्लियर लिखा हुआ है कि इनको आंख नहीं देना है। इसके कारण उसका मृत्यु हुआ है तो उसको एकदम आंख नहीं देना है और ना उसको ट्रांसप्लांट करना है कॉर्निया को दूसरे में। तो देख लिया तुमने, यही सब बात यहाँ पर लिखा गया है। अब आ गया हमारा कांच के प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकार का विक्षेपण। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो तुम, ये देखो यही है कांच का प्रिज्म, ये देखो यही है कांच का प्रिज्म। तो जब प्रिज्म से होकर के श्वेत प्रकाश को पास कराया जाता है तो ये क्या होता है, श्वेत प्रकाश की बात हो रही है, तो ये 7 कलर के पट्टियों में टूट जाता है और फिर यही होता है स्पेक्ट्रम। ये श्वेत प्रकाश का क्या बनता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो ये जो प्रोसेस हुआ इसी को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। क्या बोलते हैं प्रोसेस को, वर्ण विक्षेपण। कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो वह अपनी जो कंपोनेंट कलर्स हैं उसमें टूट जाता है और ये वर्ण विक्षेपण होता है। तो किस कलर में टूटता है, तो यहां देख सकते हो विबग्योर, तुमको याद रखना है, विबग्योर में टूटता है। यानी शुरू में यहाँ वायलेट होता है, फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, लास्ट में क्या होता है, रेड। यानी कि यहाँ जो लाल, यहाँ पर थोड़ा सा रंग में थोड़ा गड़बड़ है, लाल रंग सबसे ऊपर रहेगा और बैंगनी रंग क्या होगा, सबसे नीचे रहेगा। इसका सीधा मतलब है कि जो श्वेत कलर हम लोग देखते हैं, सूर्य के प्रकाश का कलर क्या होता है, श्वेत होता है, या ये सब लाइट का कलर क्या है, श्वेत है। तो वो बेसिकली श्वेत नहीं है, तुमको जानना चाहिए कि वे 7 रंगों का मिश्रण है। देखो लगता है श्वेत लेकिन 7 रंगों का मिश्रण है। 7 रंग कौन कौन से हैं, विबग्योर हैं। तो जब उनको प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो बेचारे टूट जाते हैं अपने कंपोनेंट कलर में और उसी को क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण। अब ये क्यों होता है वो मैं पढ़ा रहा हूं, पहले यहाँ पर हम लोग देख लेंगे। तो प्रिज्म से आपतित श्वेत प्रकाश को रंगों की पट्टी में विभक्त कर हो जाते हैं। तो यही देखो, ये जामुनी, इंडिगो, ये सब रंग लिखा हुआ है। यहाँ देखना, ये है विबग्योर। तो इस प्रकार से प्रकाश के अवयवी वर्णों का जो बैंड बनता है उसको क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। ये क्वेश्चन तुम्हारा आ सकता है कि स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो अपने अवयवी कंपोनेंट कलर में टूट जाता है, रंगों में विभक्त हो जाता है और एक पट्टी बनती है। इसी पट्टी को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं, याद रखना। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विक्षेपण कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश का अवयवी वर्णों में विभाजन हो जाना, उसे ही क्या बोलते हैं, विक्षेपण कहते हैं। आ गया समझ में आया। प्रिज्म व्हाइट कलर जाएगा तो 7 कलर का पट्टी बट जाएगा। अब देखो यहाँ देखना, श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम का पुनर्वियोजन, यानी कि ये है तुम्हारा एक प्रिज्म। अब इस प्रिज्म से व्हाइट कलर गया तो 7 रंग का पट्टी बन गया। अब यहाँ पर एक उल्टा प्रिज्म लगा दिया जाए तो यहाँ से फिर से श्वेत प्रकाश हम लोगों को मिल जाएगा। तो ये क्या बताता है, ये बात बताता है कि ये प्रिज्म का कलर नहीं था, श्वेत प्रकाश का कलर था। यदि ये प्रिज्म से होता, मतलब प्रिज्म का कोई कलर नहीं बताया जा रहा है, श्वेत प्रकाश 7 कलर में होता है। तो यदि ये श्वेत प्रकाश है तभी तो ये यहाँ देख सकते हो कि वापस से श्वेत प्रकाश मिल रहा है। यदि ये प्रिज्म का खेल होता तो यहाँ 7 श्वेत प्रकाश वापस से हम लोगों को नहीं मिलता। तो यहाँ देख सकते हो ये प्रयोग किसने किया था, आइजक न्यूटन ने। क्या बोला जा रहा है कि आइजक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया और एक दूसरा समान प्रिज्म उपयोग करके उन्होंने क्या किया, श्वेत प्रकाश को के स्पेक्ट्रम के वर्णों को और अधिक विभक्त करने का प्रयास किया। अरे उन्होंने क्या किया था, एक प्रिज्म लिया
और उससे श्वेत प्रकाश गुजारा तो 7 कलर का पट्टी मिल गया। फिर एक और प्रिज्म लगा दिया और सोचा कि और बढ़िया से विभक्त हो जाएगा, ढेरे कलर मिल जाएगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ, बल्कि वो एक श्वेत प्रकाश के रूप में वापस आया, किंतु उन्हें एक अधिक वर्ण नहीं मिला, उन्हें एक सिर्फ श्वेत प्रकाश ही बेचारा को फिर से मिल गया। एक दूसरा सर्वसम प्रिज्म पहले प्रिज्म के सापेक्ष उल्टी स्थिति में रखा, इससे स्पेक्ट्रम के सभी वर्ण दूसरे प्रिज्म से होकर गुजरे। उन्होंने देखा कि दूसरे प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का किरण पुंज निर्गत हो रहा है। इस प्रेक्षण से न्यूटन को यह विचार आया कि सूर्य के प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर के बने होते हैं। अब तो ये समझ में आ गया। अब कुछ और बात समझना है तुम लोग को। समझना ये बात है कि जैसे ये मैंने यहाँ पर प्रिज्म बना दिया, श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश में 7 रंगों का मिश्रण है। तो जब श्वेत प्रकाश इस तरीके से यहाँ पर जा रहा है, ये देखो इस प्रकार से जाना चाहिए था इधर, लेकिन चल गया इधर। तो भाई इसमें ये है कि ऊपर जो है, ऊपर में रेड क्यों है, ऊपर में लाल क्यों है, और नीचे में बैंगनी क्यों है। ये प्रश्न आएगा कि ऊपर में लाल है और नीचे बैंगनी क्यों है, ऐसा क्यों? अलग भी हो सकता था, बैंगनी ऊपर और नीचे लाल हो सकता था। तो इसका आंसर यहाँ छुपा हुआ है। यहाँ देखो, यहाँ पर देखोगे तो ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है, यानी कि वर्ण विक्षेपण यहाँ पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और यहाँ पर वर्ण विक्षेपण नहीं कहेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि जो तुम्हारा कोण बन रहा है, यानी कि इसको जाना चाहिए था इधर लेकिन हल्का सा मुड़ा है, और ये बैंगनी को जाना चाहिए था इधर लेकिन प्रिज्म के कारण ज्यादा मुड़ा है, यानी कि यहां पर ज्यादा, ठीक है। यानी कि यहां पर ये क्या हो रहा है, ज्यादा मुड़ रहा है। अभी हम लोगों ने देखा था ना, यहां देखना, थोड़ा सा मैं दिखा दे रहा हूं पीछे ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। ये देखो हम लोगों ने क्या देखा था कि ये जो प्रकाश किरणें हैं, जब इधर प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो ये डेविएट हो जाता है, अपने पथ से विचलित हो जाता है। और यहाँ विचलित होना, जितना ज्यादा विचलित होगा, मान लो ये इतना विचलित होता तो यहाँ निकलता, इतना यहाँ निकलता, और बहुत ज्यादा विचलित हो जाएगा तो यहाँ निकलेगा। समझ में आ रहा है तुमको? तो ये कितना विचलित हुआ है, कितना अपने पथ से विचलन इसका हुआ है, उसी के आधार पर यहां पर ऊपर में रहेगा लाल रंग और नीचे रहेगा बैंगनी रंग। तो बात उठता है कि सर ये बताइए कि लाल रंग का विचलन बहुत कम हुआ है। देखो जाना था इसको से, लाल रंग ऐसे हल्का सा विचलित हुआ है और यहाँ बैंगनी रंग बहुत ज्यादा विचलित हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ? और इस विचलन के कारण ही लाल इधर निकल गया। तो यहाँ पर तुम्हारा और जिसे विबग्योर है तो VIBGYOR, तो यहाँ पर ऑरेंज है, येलो है, ब्लू है, इंडिगो है, ये सारा रंग अलग अलग बट गया। किसके कारण? इस विचलन के कारण ही। तो भाई ऐसा क्यों हुआ? तो इसका आंसर है इसका तरंग दैर्ध्य में। किसका? तरंग दैर्ध्य। याद रखना है कि जो लाल होता है उसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है इन कलर्स में, और जो बैंगनी है उसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है इन कलर्स में। तो जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है उसका विचलन क्या होता है? कम होता है। तरंग दैर्ध्य यदि ज्यादा होगा तो विचलन क्या होगा? कम होगा। और विचलन कम होगा यानी कि लाल रंग ऊपर की ओर निकल गया, जबकि बैंगनी का विचलन बहुत ज्यादा हुआ तो बैंगनी नीचे से निकल गया। इस प्रकार से अलग अलग जो रंग है, विजिबल लाइट है, यहाँ उसका तरंग दैर्ध्य क्या है? अलग अलग है, जिस कारण से सब अपना अलग अलग दिशा में निकल गए तो हमको 7 रंग का पट्टी देखने को मिला। तो ये कब ऐसा हुआ? जब ये प्रिज्म से होकर के गुजरा तब। यदि ये प्रिज्म से होकर के नहीं गुजरता तो यहाँ 7 रंग की पट्टी हमें देखने को नहीं मिलती। तो आंसर तुम्हें समझ में आ गया कि जो भी रंग हैं यहाँ 7, उनका अपना तरंग दैर्ध्य है। तो जिसका ज्यादा तरंग दैर्ध्य होता है उसमें विचलन क्या होता है? कम होता है, और जिसका तरंग दैर्ध्य कम होता है उसका विचलन ज्यादा होता है। इस कारण से लाल का तरंग दैर्ध्य ज्यादा है तो वो ऊपर निकला,
और बैंगनी सबसे नीचे हो गया और बाकी बीच में सारे दिख रहे हैं। तो अब जो हम लोगों को पढ़ना है वह है इंद्रधनुष का बनना। तो इंद्रधनुष का बनना तुमने सब लोगों ने देखा, यह एक प्राकृतिक और बहुत ही खूबसूरत घटना होती है जब हम लोग 7 कलर की पट्टी को देखते हैं। तो सबसे पहला जो चीज हम लोग को समझना है इंद्रधनुष के बारे में कि इंद्रधनुष जिस दिशा में सूर्य होता है उसके उल्टे दिशा में बनता है। मान लो सूर्य इस तरफ से है तो इंद्रधनुष इसके सामने इस तरीके से बनेगा। ये पहला चीज है कि इंद्रधनुष कैसे बनता है, सूर्य के दिशा के विपरीत दिशा में बनेगा। तो चलो अब देखते हैं कि इंद्रधनुष आखिर कैसे बनता है। तो तुम देख सकते हो यहाँ पर कितना सुंदर ये इंद्रधनुष है। अब देखो ये इंद्रधनुष कैसे बनेगा, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला चीज समझना है कि यह कब बनता है, जब वायुमंडल में जो जल की छोटी छोटी बूंदें हैं वह विद्यमान रहती हैं, तब ये इंद्रधनुष बनेगा। ऐसा नहीं कि रोज दिन इंद्रधनुष बन रहा है। तो बोला ये जाता है कि वो जो छोटी छोटी बूंदें हैं वायुमंडल में जल की छोटी छोटी बूंदें हैं, वो छोटे छोटे प्रिज्म के जैसा कार्य करती हैं और उसके द्वारा इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो इंद्रधनुष में क्या क्या चीज होगा देखो। तो सबसे पहले जैसे मान लो कि यहाँ सूर्य है, तो सूर्य का प्रकाश इस पानी की वर्षा के बूंद पर पड़ेगा। तो क्या क्या घटनाएं होंगी इसको सीरीज में हम लोग को याद करना है। देखो सबसे पहले सूर्य का प्रकाश इस प्रकार से वर्षा की बूंद पर पड़ेगा, तो तुम बताओ ये एक माध्यम से क्या हुआ, दूसरे माध्यम में प्रकाश किरणें जा रही है ना। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई हैं, इसलिए यहाँ पे प्रकाश का क्या होगा, अपवर्तन होगा। क्या होगा, अपवर्तन। और अपवर्तन के बाद ये वर्ण विक्षेपित हो जाएंगी, यानी कि वर्ण विक्षेपण इनका होता है। और वर्ण विक्षेपण का मतलब समझ रहे हो ना कि ये जो सूर्य की श्वेत प्रकाश है वह 7 कलर की पट्टी में क्या हो जाएंगी, विभक्त हो जाएंगी। तो वर्ण विक्षेपण होता है। तो इसमें यदि तुम यहां पर से इसको देखोगे ऐसे, तो ये तो यहां सीधा सीधा श्वेत प्रकाश ही तुमको देखने को मिलेगा। लेकिन वर्षा की ये जो बूंदे हैं इस तरीके से इसको आंतरिक परावर्तित कर देती हैं, ऐसे आंतरिक परावर्तित कर देती हैं। किसको, वो जो श्वेत प्रकाश से 7 कलर का पट्टी मिला है ना, उसको ये आंतरिक परावर्तन कर देती है। और आंतरिक परावर्तन के बाद जब ये इस वर्षा की बूंद से लाइट फिर से निकल आता है तो फिर से अपवर्तन हो जाता है। फिर से क्या होता है, अपवर्तन। और फिर ये हमारी आंखों तक पहुंचेगा और इस तरीके से हम लोगों को, ये देखो ये आंख तक पहुंचेगा और इस तरीके से हम लोगों को एकदम सुंदर सा स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा। तो देखो सबसे पहले प्रकाश का क्या हो गया, अपवर्तन हुआ। फिर क्या हो गया, वर्ण विक्षेपण हो गया। फिर क्या, वर्ण विक्षेपण हो गया। फिर क्या हो गया, परावर्तन हुआ। कैसा परावर्तन, आंतरिक परावर्तन हुआ। फिर से बाहर निकलते समय अपवर्तन हुआ। इस सीरीज को क्या कर लेना है, याद कर लेना है। तो बोलेगा कि बताइए जरा सा कि कैसे एक इंद्रधनुष बनता है। तो ऐसे इंद्रधनुष बनता है ये लिख देना। अब चलो यहाँ देख लेते हैं हम लोग हमारे एनसीईआरटी में क्या क्या बातें लिखी गई हैं। इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात बनेगा, जब छोटी छोटी बूंदें वहां पर होंगी तब। आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। यह वायुमंडल में उपस्थित जल के सूक्ष्म बूंदों के द्वारा बनेगा। सूर्य के प्रकाश का ये क्या करेगा, परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण, एक चीज है याद रखना, के कारण प्राप्त होता है। समझ गए। अब देखो इंद्रधनुष कहाँ बनेगा, तो सदैव मान लो सूर्य उधर है तो इंद्रधनुष उसके विपरीत दिशा में बनेगा, सूर्य के विपरीत दिशा में बनेगा। जल की सूक्ष्म बूंद कैसे बिहेव करती हैं, छोटे छोटे प्रिज्म की भांति कार्य करती हैं। तो सूर्य से आपतित किरण प्रकाश की ये बूंदे में क्या होगा, उसका अपवर्तित होता था, विक्षेपित करती हैं। क्या क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले अपवर्तन होगा। फिर क्या होगा, वर्ण विक्षेपण होगा।
उसके बाद आंतरिक परावर्तन होगा, और लास्ट में जब बाहर आएगा लाइट तो फिर से क्या हो जाएगा, प्रकाश का पुनः अपवर्तन होगा। तो ये बात जानना है, चारों बात मैंने बता दिया। प्रकाश के परिक्षेपण तथा परिक्षेपण समझ रहे हो, वर्ण विक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्ण प्रेक्षक के नेत्रों तक पहुंचते हैं, यानी कि जो देखने वाला है उसकी आंखों तक इंद्रधनुष की 7 कलर की पट्टियां हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब देखो, यदि सूर्य आपकी पीठ की ओर हो, आप आकाश की ओर धूप वाले किसी दिन किसी जल प्रपात अथवा जल के फव्वारे से देखें तो आप इंद्रधनुष के दृश्य को देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो आगे, वायुमंडलीय अपवर्तन। अब देखो, अपवर्तन से हम लोग को समझना है कैसा अपवर्तन, वायुमंडल से हो रहा अपवर्तन। और इस परिघटना अपवर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वो मुड़ जाती हैं, इसे ही तो कहते हैं अपवर्तन। तो यहाँ जो अपवर्तन हो रहा है वह वायुमंडल में, हमारे वायुमंडल में अपवर्तन होगा, और उसके कारण बहुत सारी परिघटनाओं को समझाया गया है। जैसे साधारण सा चीज एक की दो हम लोग समझना है। जैसे मान लो यहाँ आग जल रहा है, तो आग जल रहा है तो इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर तुम्हारा हवा जो है गर्म होगा, और गर्म होकर के क्या होता है, ऊपर उठता है। तो जब आग जलेगा तो उसके ऊपर का हवा गर्म होकर के ऊपर उठेगा, फिर और यहाँ से ठंडी हवाएं आके भर जाएंगी उस जगह, फिर वो भी ऊपर उठेंगी। तो देखोगे कि ऊपर से नीचे इस तरीके से क्या होता है, विभिन्न लेयर का निर्माण होगा। अब वहां पर से यदि पीछे की ओर देखा जाए, जैसे यहाँ आग जल रहा है और मैं सामने कोई चीज रखा है उसको देखूंगा तो वो झिलमिल झिलमिल करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन होता है, जिस कारण से जो सामने रखी हुई वस्तु है उसका स्थिति लगातार मुझे बदलता हुआ दिखता है और वो झिलमिलाहट मुझे नजर आती है। तो ये तुम कर सकते हो, जाओ घर में और गैस का चूल्हा जहाँ पर रखा हो तो गैस को जलाओगे, और फिर ऐसे जैसे जैसे गैस का चूल्हा जल रहा है तो ऐसे करके देखोगे तो सामने जो भी चीज रखा होगा वो झिलमिल झिलमिल करता हुआ नजर आएगा। तो वो कैसे होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, इसको समझ लेना है, इसी के बारे में यहाँ पर पढ़ाया गया है। आपने संभवतः कभी आग या भट्टी अथवा किसी उष्मीय विकिरण के ऊपर उठती गर्म वायु के विक्षुब्ध प्रवाह में धूल के कणों की आभासी, अनियमित, अस्थिर अथवा झिलमिलाहट को देखा होगा। तुमने नहीं देखा है एकदम कोई बात नहीं है, तो मैंने जो बताया गैस का चूल्हा को जला लो और फिर ऐसे करके देखो, जैसे ऐसे चूल्हा जल रहा है यहाँ गैस का, तो फिर ऐसे करके देखो, इसके पीछे जो भी चीज रहेगा वो झिलमिल झिलमिल करता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि आग के तुरंत के ऊपर का वायु, जो आग है उसके संपर्क में जो वायु है वो गर्म हो और गर्म होकर के ऊपर उठता है, ऊपर की ओर उठता है, और जो ऊपर की वायु है उसकी तुलना में क्या होता है, अधिक गर्म होगा। ठीक है, बहुत गर्म, फिर कम गर्म, और उससे ऊपर उठेगा तो ठंडा भी होगा। ठीक है, गर्म वायु अपने ऊपर की ठंडी वायु की तुलना में हल्की, कम सघन होती है तथा इसका अपवर्तनांक ठंडी वायु की तुलना में थोड़ा कम होता है। अब दो बात याद रख सकते हो कि गर्म वायु का अपवर्तनांक कम होता है और ठंडी वायु का अपवर्तनांक ज्यादा होता है, यानी कि वो दो माध्यम का अब काम करने लगे। और ये तो तुम्हें पता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। तो यहां भी वही चीज हो रहा है, जो सामने कोई वस्तु रखा है उससे होकर के जो प्रकाश हमारे नजर में, हमारे आंख में प्रवेश कर रहा है वो अपने जगह से हट जाएगा। कब हट जाएगा? जब यहाँ सामने कोई आग का भट्ठी जल रहा है, गैस का चूल्हा जल रहा है, तो वो हट जाएगा। तो भाई थोड़ा हटा हुआ दिखना चाहिए था, वो झिलमिल क्यों दिखता है? तो बात ये है कि यहाँ पर जो तुम्हारा आग है, यहाँ जो जल रहा है, इसका अपवर्तनांक कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, ये कभी ठंडा हो रहा है कभी गर्म हो रहा है, इस तरीके से यहाँ पर ये बदल रहा है, एकदम फिक्स तो नहीं है। यहाँ पर कोई शीशा तो नहीं लगाया गया है
ये बदल रहा है, और इस बदलने के कारण वो जो पोजीशन है उसका वो भी इधर 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 हट रहा है बार बार लगातार, तो तुमको झिलमिलाहट नजर आ रहा है। और यही कारण है, इसी को ध्यान में रख करके हम लोग एक और प्रश्न करते हैं कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो तारे भी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या हुआ कि बहुत सारे लेयर्स हैं, तो तारा कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, यानी उसका जो लाइट आ रहा है हमारे आंखों तक वो लगातार एक लय में नहीं आ रहा है। और इस कारण से वह क्या होता है, कभी मध्यम होता है, कभी ब्राइट होता है, कभी मध्यम होता है, कभी ब्राइट होता है। ठीक है, और हमारे को वो लगता है कि टिमटिमा रहा है। समझ गए? तो वह भी क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हो रहा है। तो यहाँ पर क्लियर बात है कि भाई कि यहाँ पर जो वायु की भौतिक अवस्था वो स्थिर नहीं है, वह लगातार बदल रहा है। इस कारण से हमें वह जो वस्तु है अपने स्थान से हमेशा हटता हुआ इधर उधर 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 दिख रहा है लगातार, तो हमें वो झिलमिलाहट का एक आभास देता है। अब आगे हमारा तारों का टिमटिमाना, ये देख लो, ये भी है तारे का टिमटिमाना। तो तारा भी इसी प्रकार से बहुत सारे वायुमंडलीय परतों से गुजर कर तारा का जो रोशनी है हमारे आंखों तक क्या हो रहा है, आ रहा है। और इस कारण से बहुत ज्यादा अलग अलग परतों से, वायुमंडल की परतों से जब गुजर कर वो आता है, तो ये वायुमंडल क्या है, अलग अलग परतों से मिलकर बना हुआ है, जिसका अपवर्तनांक ऊपर से नीचे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब ये लग रहा है कि अलग अलग माध्यम की तरह है। और जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है तो क्या होता है, वह मुड़ जाता है, यानी अपने जगह से थोड़ा हट जाता है। इस कारण से उसे ही तो क्या कहते हैं, उसे ही कहते हैं अपवर्तन। क्या बोलते हैं, अपवर्तन। तो यहाँ पर ये जो तुमको लेयर्स दिख रहे हैं, डिफरेंट लेयर्स दिख रहे हैं वायुमंडल के, वो फिक्स नहीं होते हैं, वो चलनशील हैं, वो चल रहे हैं। वायुमंडल में ये जो तुम्हारा वायुमंडल है हमारा, वो स्थिर है क्या, नहीं ना। तो वो क्या हो रहा है, गतिशील है, गतिशील है, जिसका कारण यहाँ पर ये जो तुम्हारा जो तारा है उससे जो रोशनी हमारे आंखों तक आ रहा है वह स्थिर नहीं है, एकदम एकदम स्थिर में नहीं आ रहा है। वो क्या हो रहा है, कभी मध्यम, कभी ब्राइट, कभी मध्यम, कभी ब्राइट, और अपने पोजीशन से हटता हुआ बार बार नजर आ रहा है। इस कारण से हमें ये तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। समझ गए? यही बात लिखा हुआ है। एक दो लाइन इसमें और ऐड कर लेना है जो कि यहाँ पर बताया गया है। देखो, तो यदि एक लाइन में क्वेश्चन आए कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो इसका आंसर क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो तारों के प्रकाश की वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। बात खत्म। एक लाइन का आंसर ये हो सकता है। आगे, पृथ्वी के वायुमंडल में जब वे प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ तक पहुंचने तक उनको पूरा वायुमंडल को पार करके आना है, यानी कि वायुमंडल के विभिन्न परतों को पार करके वो हमारे आंखों तक पहुंचते हैं। ठीक है, जिसके कारण उनका निरंतर क्या होता है, अपवर्तन। तो यही सीखना है कि भाई निरंतर अपवर्तन क्यों होता है, क्योंकि वायुमंडल की जो अलग अलग परतें हैं, तो वो जो परतें हैं वो एक जैसी नहीं है। ऊपर का अपवर्तनांक कम होता है तो इसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, फिर नीचे का अपवर्तनांक और ज्यादा होगा, जिस कारण से वो विभिन्न माध्यम के जैसा काम करती हैं। और विभिन्न माध्यम के जैसा काम करती हैं तो जब प्रकाश आ रहा है तो उसका अपवर्तन हो जा रहा है। समझ में आ गया? तो वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसका क्रमिक परिवर्ती अपवर्तनांक हो। ये तो जानते ही हो कि भाई उसका अपवर्तनांक अलग अलग है तो वहां अपवर्तन होगा ही होगा, क्योंकि वायुमंडल तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका देता है। अतः तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ अलग प्रतीत होती है। मतलब था यहाँ, लग रहा है यहाँ, और ये लगातार ऐसे 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 करेगा तो तुमको वो टिमटिमाता हुआ नजर आएगा ही आएगा।
क्षितिज के निकट देखने पर कोई तारा अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त जैसा कि ऐसा ही परिस्थिति में पिछले अनुभाग में वर्णन किया जा चुका है, तारे की यह आभासी स्थिति भी अस्थायी ना होकर धीरे धीरे थोड़ी बदलती भी रहती है। क्यों? क्योंकि वायुमंडल स्थिर नहीं है, क्योंकि पृथ्वी का वायुमंडल भौतिक अवस्थाएं अस्थायी नहीं है, स्थिर नहीं है। चूंकि तारे बहुत दूर हैं, ये बात ध्यान रखना है कि भाई सूर्य भी तो एक तारा है, वह क्यों नहीं टिमटिमाता है, ये प्रश्न है। तो सूर्य इसलिए नहीं टिमटिमाता क्योंकि वो हमारे काफी नजदीक है, लेकिन ये जो तारों का बात हो रहा है वो काफी दूर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस कारण से वे प्रकाश के बिंदु स्रोत के जैसा होता है, एकदम बिंदु स्रोत के जैसा है। और यही कारण है कि जैसे ही उसका पोजीशन बदलना शुरू होगा हमको वो टिमटिमाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि तारों से आने वाली प्रकाश किरण पथ थोड़ा थोड़ा क्या होता है, बदलते रहता है। अतः तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है। अपना जो स्थिति है उसका लगातार यहाँ 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 इस तरीके से तुमको देखने को मिलेगा, तथा आंखों में प्रवेश, और उस प्रकार से जब आंखों में वो प्रकाश आएगा तो तुम्हें लगेगा कि वो क्या हो रहा है, कभी मध्यम कभी तेज, कभी मध्यम कभी तेज, तो प्रकाश झिलमिलाता हुआ नजर आएगा। जिस कारण कोई तारा कभी चमकीला लगेगा तो कभी धुंधला लगेगा, और वही हम लोगों को टिमटिमाहट का एक क्या होगा, लगेगा कि वो टिमटिमा रहा है। क्या क्या बात आया कि वह एक बिंदु स्रोत है, और बिंदु स्रोत से प्रकाश हमारे आंखों तक आ रहा है। ठीक है, ये बात याद रखना है, मतलब छोटा सा एकदम बिंदु से प्रकाश आ रहा है हमारे आंखों तक। लेकिन यदि कई बिंदु स्रोत से यदि हमारे आंखों में प्रकाश प्रवेश करेगा तो एक दूसरे के प्रभाव को वो काट भी सकता है, और यही कारण होता है कि तारे तो टिमटिमाएंगे लेकिन जो ग्रह होते हैं वे नहीं टिमटिमाते हैं, क्योंकि ग्रह को हम लोग बिंदु स्रोत नहीं मानते हैं। ग्रह क्या है, बहुत नजदीक है, नजदीक होने के कारण एकदम छोटा सा बिंदु स्रोत नहीं है कि जिससे कि प्रकाश हमारे आंखों तक आ रहा है। वह एक बड़ा सोर्स माना जाएगा जो कि कई बिंदु स्रोत का एक समूह माना जा सकता है, कई बिंदु स्रोत का एक समूह माना जा सकता है। तो जब उससे हमारे आंखों तक प्रकाश आ रहा है तो एक दूसरे के प्रभाव को काट देगा और हमें वह टिमटिमाता हुआ प्रतीत नहीं होगा। यही बात यहाँ पर लिखा है। यदि हम ग्रह को बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान ले तो सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोत से हमारे आंखों तक पहुंचने वाला जो प्रकाश है वह एक दूसरे के मान को क्या कर देगा, काट करके उसको क्या कर देगा, शून्य कर देगा। इसी कारण से वो जो ग्रह है वो टिमटिमाता हुआ प्रतीत नहीं होगा। बात खत्म, सीधा सीधा बात है, समझ गए। अब यहाँ पर कुछ और चीज यहाँ देखना है तुमको। अग्रिम सूर्योदय तथा निलंबित सूर्यास्त, ये भी किस कारण होता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण देखो यहाँ पर, जैसे कि सूर्य है यहाँ पर, ये देखो यही क्षितिज हम लोग मान रहे हैं, क्षितिज से सूर्य नीचे है, मतलब अभी सूर्योदय नहीं हुआ है, लेकिन इसका प्रकाश जब आ रहा है तो वायुमंडल में, ये देखो वायुमंडल का विभिन्न परतें हैं, इससे गुजर करके इसका प्रकाश हमारे आंखों तक आ रहा है, जिस कारण इसका वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाता है। और है वो यहाँ पर और हम लोगों को दिख रहा है यहाँ पर, यानी कि वो नीचे ही रहता है लेकिन हम लोगों को ऊपर दिखता है। किसके कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। इसीलिए अग्रिम सूर्योदय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अग्रिम सूर्योदय, मतलब सूर्योदय हुआ नहीं है लेकिन हम लोगों को लग रहा है अरे सूर्य भगवान तो आ गए हैं, प्रणाम, ऐसे करना है, समझ में आ रहा है। और शाम को क्या हो गया, सूर्योदय सूर्यास्त हो चुका है, मतलब सूर्य नीचे जा चुका है लेकिन तब हम लोग को लग रहा है कि ऊपर ही है। ठीक है, तो यही है अग्रिम सूर्योदय। और फिर तुम्हारा जब सूर्यास्त हो रहा है तो वह भी 2 मिनट बाद लग रहा है तुम्हारा, नहीं, विलंबित सूर्यास्त, क्या बोलते हैं, विलंबित सूर्यास्त। तो वही चीज लिखा हुआ है, कितना मैं पढ़ूं तुम समझ ही गए हो
कि 2 मिनट अग्रिम सूर्योदय होता है और फिर बाद में क्या हो जाता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो ये कब पढ़ा है, ये कक्षा 9 में हम लोगों ने पढ़ा है। हम लोगों ने क्या देखा था कि जब प्रकाश के मार्ग में कुछ कण होंगे जो कि जिससे कि टकराएगा प्रकाश और इधर उधर छितर बितर हो जाएगा, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। जैसे कि मान लो यहां पर इस तरीके से कुछ कण है, तो प्रकाश आया और ये क्या हो गया, इस तरीके से टकराने के बाद ये क्या हो गया, इस तरीके से बिखर जाएगा। तो जब ये बिखरेगा तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो ये कक्षा 9 में हम लोगों ने देखा था। हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से एक कोलाइडी विलियन है, उससे जब प्रकाश का किरण होकर के जाता है तो उसका रास्ता दिखने लगता है। मान लो कि यहाँ पर एक गिलास पानी रखा है और उसमें हल्का सा हम लोग दूध मिला देंगे, तब यहाँ टॉर्च से यदि प्रकाश को डाला जाएगा तो ये प्रकाश का यहाँ रास्ता क्या होता है, दिखना शुरू हो जाता है। और इससे हम लोग कहते हैं टिंडल प्रभाव। और ये जो टिंडल प्रभाव होता है जिसमें प्रकाश का रास्ता दिखना शुरू हो जाता है, उस वह किसके कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। इस प्रकार से यदि हम लोग यहाँ पर सिर्फ पानी रख देंगे और फिर यहाँ पर टॉर्च का से प्रकाश डालेंगे तो कोई भी यहाँ पर रास्ता दिखेगा नहीं, यानी यहां पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा। इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो कोलाइडी है इसमें छोटे छोटे कण जो हैं वो प्रकाश किरण जब जाता है तो उसको इस तरीके से छितर बितर कर देते हैं और इस कारण से ये जो रास्ता है वह दिखने लगता है, प्रकाश का रास्ता दिखने लगता है। तो तुम बोलोगे सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, उतना अच्छा समझ में नहीं आ रहा है। तब तुमने देखा होगा कि जब खपड़े का घर होता है, खपड़ा समझते हो ना, और उसमें कुछ छेद होता है और उससे सूर्य का प्रकाश आता है तो वो एकदम दिखता है। तो घर में जो धूल वगैरह है उससे होकर के जब प्रकाश का किरण आएगा तो तुमको साफ प्रकाश का किरण देखने को मिलेगा। और वही क्या होता है, वही होता है टिंडल प्रभाव। कैसे होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। या फिर कभी तुम सिनेमा हॉल में गए होगे तो देखोगे प्रोजेक्टर से लाइट मारता है, तब देखोगे कि प्रोजेक्टर का जो लाइट मारता है तो एकदम बीम के जैसा प्रोजेक्टर दिखता है। या और अच्छे से देखना है तो तुम लोग टॉर्च ही लेकर के कभी धूल भरे रास्ते पे मारना तो तुमको देखना एकदम फोकस तुमको दिखेगा। तो वो सब कैसे होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो हमारे प्रकृति में भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण बहुत सारी परिघटनाएं देखने को मिलती है, जैसे कि आकाश का नीला रंग होना, गहरे समुद्र का जल का रंग, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई पड़ना। ये सब किसके कारण होता है, ये सब होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। समझ में आ गया। चलो अब देखते हैं टिंडल प्रभाव। तो जब प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रकाश का रास्ता दिखने लगता है उसे ही क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे मैंने बताया प्रोजेक्टर से फोकस किया जाएगा तो ये प्रोजेक्टर का रास्ता पूरा दिखेगा लाइट का, वही क्या है, वही है टिंडल प्रभाव। जब खपड़े के रूम से एक छोटा सा छेद से प्रकाश आएगा तो उसका रास्ता दिखेगा, वही क्या है, टिंडल प्रभाव। किसके कारण होता है टिंडल प्रभाव, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। बहुत अच्छे। तो पृथ्वी का वायुमंडल सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है। अब देखो वायुमंडल समझना है कि वायुमंडल में बहुत सारा चीज है। सबसे पहले तो वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सारा गैस है। इसके बाद इसमें धूल कण है, इसके बाद इसमें जलवाष्प है। तो बहुत सारी चीजें हो गई वायुमंडल में। इन कणों में धुआं, जल, सूक्ष्म बूंदे, धूल के निलंबित कण तथा वायु के अणु भी शामिल हैं। यानी कि इस वायुमंडल में बहुत सारा चीज है। वायु के अणु से लेकर के धूल हो गया, जलवाष्प हो गया, बहुत सारा चीज हो गया। तो जब कोई प्रकाश किरण पुंज ऐसे महीन कणों से टकराता है तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखने लगता है और उसे ही क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। जो प्रकाश का मार्ग दिख रहा है उसे ही क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव। और ये किसके कारण होता है, जल्दी बता दो। यस, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण।
इन कणों से विसरित प्रकाश परावर्तित होकर हमारे पास तक पहुंचती है और हमें वह उसका रास्ता दिखता है। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है, जिसके विषय में हमने कक्षा 9 में पढ़ चुका है। ठीक है। जब धुएं से भरे किसी कमरे में किसी सूक्ष्म छिद्र से पतला प्रकाश किरण पुंज प्रवेश करता है तो उसका रास्ता तुम्हें दिखने लगेगा और इसे क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। इसी प्रकार से प्रकाश के प्रकीर्णन कणों को दृश्य बनता है। जब किसी घने जंगल से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। अब बोलोगे ये कैनोपी क्या हो गया? तो जंगल में ऊपर क्या होगा? ऊपर ऊपर बहुत सारे डाली होंगे, बहुत सारे पत्ते होंगे, तो छत के जैसा पूरा बन जाएगा, बनेगा ना। और नीचे क्या होगा? पतला 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 तना रहेगा। तो वही जो ऊपर एकदम छत जैसा बन जाएगा उसी को कहते हैं कैनोपी। और उसी में जब प्रकाश आएगा, सूर्य का प्रकाश, तो एकदम लाइट तुमको देखने को मिलेगा और वही क्या है? टिंडल प्रभाव है। चलो अब आगे देखते हैं। यहां देखना थोड़ा सा, यहां पर तो प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण प्रकीर्णित करने वाले कणों के साइज पर निर्भर करता है। तो प्रकीर्णित करने वाला कण कौन हो गया? जिस कण से टकराएगा प्रकाश और इधर उधर भाग जाएगा। ऐसे आया प्रकाश और इधर उधर भाग गया, वह कण के बारे में कह रहा है, उस कण के बारे में बात कर रहा है। तो उसके साइज पर वो निर्भर करेगा कि कैसा होगा। तो जो अत्यंत सूक्ष्म कण होगा मुख्य रूप से नीले प्रकाश को प्रकीर्णित करेगा। देखो नीला रंग का तरंग दैर्ध्य एकदम कम होता है। देखो नीला रंग का तरंग दैर्ध्य ऐसा, ये नीला रंग का तरंग दैर्ध्य हो गया, और मान लो ये लाल रंग का तरंग दैर्ध्य हो गया। अब इन दोनों को इस छोटे से मान लो कि कण से टकराना है, तो बताओ ये बड़ा वाला तरंग दैर्ध्य इस छोटे कण से टकरा करके कहीं जाएगा कि आर पार हो जाएगा? इसका आंसर है ये आर पार हो जाएगा। ये इस छोटे कण से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये जो नीला वाला रंग है ये क्या हुआ? जब इससे टकराएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा? इस तरीके से प्रकीर्णित हो जाएगा। ये ऐसा टेढ़ा मेढ़ा वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य को मैंने दिखाया है, यानी कि इसका तरंग दैर्ध्य क्या है? कम है, कम तरंग दैर्ध्य है। नीला रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होगा? कम होगा। बैंगनी का तरंग दैर्ध्य क्या होगा? कम होगा। और लाल का तरंग दैर्ध्य क्या होगा? ज्यादा होगा। तो जो छोटे छोटे कण हैं वो किसको प्रकीर्णन कर सकते हैं? जल्दी बता दो। जी हाँ, कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को वो प्रकीर्णित कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, तो क्या ज्यादा तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को ये छोटे छोटे कण प्रकीर्णित कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं कर सकते हैं। समझ गए? तो इस प्रकार से जो नीला रंग हो गया, तो नीला रंग नहीं होगा, ये बैंगनी रंग हो जाएगा। तो बैंगनी, नीला ये सब एक ही प्रकार का रंग है ना, जामुनी, ठीक है। लेकिन हमारा आंख सबसे ज्यादा सेंसिटिव किसके लिए है? नीला के लिए। इस कारण से आकाश कैसा दिखता है? नीला दिखता है, ठीक है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा, इसलिए छोटे छाटे ये जो कण होते हैं ना, लाल रंग के तरंग दैर्ध्य को या लाल रंग को प्रकीर्णित नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया? तब देखो यहां पर पूरा कोहरा है, यहां पर पूरा क्या है? कोहरा। अब इस कोहरा में यहां लाल रंग जला दिया जाए तो क्या ये लाल रंग एकदम सामने वाले तक पहुंच जाएगा? बोलो पहुंचेगा कि नहीं? पहुंच जाएगा, क्योंकि ये जो कोहरा है उसके जो कण हैं वो लाल रंग के तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन नहीं कर पाएंगे। तो लाल रंग यहां से निकला तो एकदम निकला तो एकदम निकला तो एकदम निकला तो एकदम पहुंच जाएगा। यानी लाल रंग का जो प्रकाश है वो सीधे बहुत दूर तक जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि उसका प्रकीर्णन नहीं होगा। क्यों नहीं प्रकीर्णन होगा? क्योंकि उसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा है। तो इससे क्या होगा? तो तरंग दैर्ध्य ज्यादा है तो जो छोटे 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 कण है ना उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। लेकिन मान लो यहाँ नीला रंग डाल दिया तो ये जो छोटा छोटा कण है ना ये सब उड़ा देगा नीला रंग को, यानी इधर उधर उड़ जाएगा।
और जो सामने वाले के नजर तक बहुत हल्का फुल्का नीला रंग पहुंच जाएगा। यही कारण है कि लाल रंग को खतरे के निशान में लगाया जाता है, या बहुत जगह सिग्नल में लाल रंग का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उसका प्रकीर्णन नहीं होगा, वह इधर उधर छितर बितर नहीं होगा, सीधे सीधे दूरी तक वह पहुंच जाएगा। समझ गए ये बात? तो यही वाला बात यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि जबकि बड़े साइज का कण अधिक तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का क्या कर सकता है? प्रकीर्णन कर सकता है। यानी कि यदि बड़े साइज का ये रहेगा तरंग दैर्ध्य और यहाँ कण भी बड़ा रहेगा, तब इसको क्या कर सकता है? वो प्रकीर्णित कर सकता है। लेकिन यदि ये कण छोटा है तब इसको प्रकीर्णन नहीं कर सकता है। अब देखो, इस प्रकार से यहां पर देखेगा, और यदि सब बहुत बड़ा, यदि प्रकीर्णन करने वाला कणों का साइज बहुत अधिक है तो प्रकीर्णन प्रकाश श्वेत भी प्रतीत होता है, यानी कि वहां प्रकीर्णन नहीं होगा और जो प्रकाश है वो क्या होगा? श्वेत नजर आएगा। यदि कण का साइज क्या है? बहुत बड़ा है, तब ये तीन कंडीशन दिखा दिया। यानी कि पहला कंडीशन जब कण एकदम छोटा है, दूसरा कंडीशन जब कण थोड़ा बड़ा है, और तीसरा कंडीशन जब कण बहुत बड़ा है, तब वहां पर कोई प्रकीर्णन नहीं होगा और प्रकाश श्वेत नजर आएगा। अब हमारा जो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन, कि भाई स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? तुम जानते ही हो, अभी तो बता दिया कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर के गुजरता है तो वायुमंडल में उपस्थित ऐसे कण होते हैं जो कि नीले रंग का जो तरंग दैर्ध्य है उससे भी छोटे होते हैं। ठीक है, जिस कारण से जो नीला रंग है उसका प्रकीर्णन हो जाता है, और जब नीला रंग का प्रकीर्णन होगा और वही नीला रंग हमारे आंखों तक पहुंचेगा तो हम लोग नीला रंग के प्रति ज्यादा सेंसिटिव हैं, इसलिए नीला रंग का आकाश हमें दिखता है। तो बोलोगे बैंगनी क्यों नहीं दिखता है? बैंगनी का तरंग दैर्ध्य तो सबसे कम था। तो इसका आंसर बस वही है कि भाई नीला रंग का जो आंख हमारा क्या है, ज्यादा उसको अच्छे तरीके से देख पा रहा है। तो वायुमंडल में वायु के अणु तथा वायुमंडल में क्या क्या था? अभी तो बताया, वायु का अणु है, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, उसका अणु है। साथ ही साथ इसमें किसका अणु है? इसमें धूल कण है बहुत सारे। ठीक है, तो वायु का अणु तथा सूक्ष्म कणों का साइज जो तुम्हारा नीला वर्ण की ओर से कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करने में अधिक प्रभावित होता है। तो नीला रंग, बैंगनी रंग, जामुनी रंग, ये सारा जो दिख रहा है तुमको, उसका प्रकीर्णन ये कर सकता है। क्यों कर सकता है ये बताओ? क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। अब ये जब प्रकीर्णन करेगा तो वही प्रकीर्णित प्रकाश हमारे आंखों तक पहुंचेगा और आकाश का रंग हमें क्या दिखेगा? नीला दिखेगा। तो तुमसे यहां प्रश्न है, क्या लाल वर्ण के प्रकाश का प्रकीर्णन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि साइज बहुत छोटा है। अभी तो बताया कि जब छोटा साइज रहेगा तो कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का ही प्रकीर्णन होगा। ज्यादा तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा। ठीक है, तो लाल वर्ण का प्रकीर्णन नहीं होता है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग को तो नहीं करते हैं प्रकीर्णित, जबकि नीले रंग यानी कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं, और प्रकीर्णित किया हुआ नीला प्रकाश हमारे आंखों में प्रवेश करता है। देखो, दो ही लाइन पढ़ना है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो यहाँ के सूक्ष्म कणों से टकराने के बाद जो कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश, नीला या उस तरीके का रंग का तरंग दैर्ध्य का प्रकाश होता है, वही प्रकीर्णित होता है और वो हमारे आंखों तक पहुंचता है, इसलिए आकाश का रंग नीला होता है। देखा तुमने कितना आसान है। इसके बाद यहां पर देखोगे एक और क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होगा तो वायुमंडल नहीं होगा तो प्रकीर्णन होगा? नहीं होगा। और प्रकीर्णन नहीं होगा तब आकाश क्या होगा? पीला, काला प्रतीत होगा। और यही कारण है कि अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ता हुआ जो यात्री है उसको आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला प्रतीत होता है, क्योंकि कोई प्रकीर्णन उसको नहीं दिखता है,
कोई प्रकीर्णन के बाद आंख में उसका रंग नहीं आता है, इसलिए वो काला काला दिखता है। एकदम सिंपल सा बात है। अब यही बात जो मैंने बताया था कि सिग्नल में लाल रंग का उपयोग क्यों किया जाता है, तो बस सीधा सा बात है कि जो सिग्नल है उसमें लाल रंग का तरंग दैर्ध्य इसलिए लाल रंग को इसलिए यूज किया था कि उसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है। तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है तो प्रकीर्णन कम होता है, प्रकीर्णन कम होता है तो इधर उधर नहीं भागेगा, सीधा सीधा हमारे आंखों तक पहुंचता है। यही बात यहाँ पर लिखना है। अब इसी को ध्यान में रख करके ये भी प्रश्न वही है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों होता है, तो ये देखो नारंगी लाल क्यों होता है, इसका आंसर भी वही है, एकदम सेम टू सेम है। देखो यहाँ कि जब सूर्य कब क्षितिज में इस तरीके से जब सूर्योदय या सूर्यास्त होते रहता है तो ये जो सूर्य होता है, ठीक है, इससे होकर के हमारे आंखों तक जो सूर्य का प्रकाश आता है वो बहुत दूर से आ रहा होता है। कहाँ से आ रहा होता है? बहुत दूर से। सूर्य का प्रकाश कैसा है? श्वेत प्रकाश है। श्वेत प्रकाश में कैसा कैसा तरंग दैर्ध्य है? विभिन्न प्रकार का तरंग दैर्ध्य का लाइट है, जैसे कि नीला भी है, हरा भी है, लाल भी है। तो सूर्य का प्रकाश जब आ रहा है हमारे सामने तो लाल रंग के तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। यानी कि बहुत दूर से जब सूर्य का प्रकाश हमारे आंखों तक आ रहा है तो उसमें सभी प्रकार के रंग हैं, लेकिन लाल रंग जो है वो सीधा सीधा हमारे आंखों तक पहुंच रहा है, उसका प्रकीर्णन नहीं हो रहा है। लेकिन इसी के साथ इसमें नीला है तो नीला का प्रकीर्णन हो जा रहा है, इसमें हरा है तो हरा का प्रकीर्णन हो जा रहा है, और भी इसमें मान लो कि कलर है उसका प्रकीर्णन इसमें क्या हो जा रहा है, इसका उसमें प्रकीर्णन इसमें क्या हो जा रहा है। देखो यहाँ पर ये देखो, ये नीला रंग है, इसका प्रकीर्णन हो जा रहा है, इसका प्रकीर्णन हो जा रहा है। तो कुल मिला के जो दूसरे तरंग दैर्ध्य के प्रकाश हैं वो प्रकीर्णित हो जा रहे हैं, छितर बितर हो जा रहे हैं, मेरे आंख तक पहुंच ही नहीं रहे हैं। मेरे आंख तक कौन पहुंच रहा है? सिर्फ और सिर्फ लाल वाला पहुंच रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या पहुंच रहा है? लाल वाला। और बाकी सब इधर ही क्या हो जा रहा है? इधर ही प्रकीर्णित हो जा रहा है, इधर ही प्रकीर्णित हो जा रहा है। तो भाई इधर ही प्रकीर्णित हो जा रहा है तो हमारे आंखों तक कौन पहुंचा? लाल रंग पहुंचा। इस कारण से लाल, नारंगी, इस तरीके से। यही कारण है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य है वो लाल प्रतीत होता है, याद रखना। एक और खास बात ध्यान दो, सूर्य तो लाल दिखेगा तो अगल बगल कैसा दिखता है? ये अगल बगल, तो अगल बगल जैसे नीला रहता है आकाश वैसे ही नीला दिखता है, इसमें टेंशन नहीं लेना है। बहुत लोग सोचते हैं कि अगल बगल लाल दिखता है, तो अगल बगल लाल नहीं दिखेगा, हल्का फुल्का एकदम लाल दिखेगा, एकदम हल्का फुल्का। इधर इधर देखो, ये हल्का फुल्का इधर, ये हल्का रेंज में, लेकिन बाकी इधर नीला, इधर देखोगे तो इधर क्या दिखेगा? नीला ही आकाश तुमको दिखेगा। ठीक है, तो बात है आकाश का नहीं, बात है सूर्य का। तो सूर्य का रंग कैसा होगा? लाल होगा। जबकि यहां पर देखो, यहां पर जब सूर्य दोपहर के समय में हमारे सिर पे रहेगा, नजदीक होगा, तो जब सूर्य नजदीक रहेगा तो यहां पर कोई भी प्रकाश का प्रकीर्णन, मतलब कि लगभग, यहां देखो, यहां पर प्रकाश का प्रकीर्णन क्या हो रहा है? नीले रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन क्या हो रहा है? बहुत कम हो रहा है। तो बहुत कम जब हो रहा है तो सब मिक्स होके हमारे आंखों तक पहुंच रहा है, और जब सब मिक्स होके हमारे आंखों तक पहुंच रहा है तो ये जो सूर्य है वो कैसा दिखेगा? जैसा है वैसा ही दिखेगा, श्वेत कलर का दिखेगा, लाल रंग का नहीं दिखेगा। लेकिन जब ये दूर से आ रहा है तो ये बहुत ज्यादा प्रकीर्णन का प्रक्रिया के कारण सब रंग गायब, सिर्फ और सिर्फ लाल रंग ही हमारे आंखों तक पहुंच पा रहा है। तो बच्चों जरूर तुम वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और क्या क्या पढ़ना है बता दो तुम, उस प्रकार से मैं वीडियो बनाऊंगा। मुझे टाइम तो एकदम मिलता नहीं है, इस कारण से महीनों से वीडियोस नहीं आ पा रहे थे, थोड़ा सा टाइम मिला है तो कुछ वीडियोस मैं बना दे रहा हूँ तुम्हारे लिए। तो जरूर बताना कैसा लगा वीडियो। धन्यवाद।